अपने ठंडे हाथ तुम्हारी गर्म हथेलियों में रखकर दोहराता था मैं केदारनाथ सिंह की कविता। क्या बात। तुम लजाकर झटक देती थी मेरा हाथ और मेरे चश्मे के दोनों लेंस पर कन्नी उंगली से लिख देती थी अपने नाम के 2 अक्षर। तुम्हें शिकायत रहती थी कि मेरे चश्मे का फ्रेम छोटा है बहुत, कि उसके लेंस पर नहीं आता हम दोनों का नाम, और इतना कहकर किसी पौधे की तरह झुक जाता था तुम्हारा सिर मेरे बाएं कान में। जाओ छोड़ के कि दिल अभी भरा नहीं। क्या बात, क्या बात। शीश महल की बात हो रही है। हाँ हाँ, ये सोने का टॉयलेट तो आप ये तो दिखा, बीजेपी कह रही है, मतलब जो हाँ, ये तो आप बकवास। दिखा क्यों नहीं देते? मतलब सोने के टॉयलेट पे क्या ही कोई जाएगा पॉटी करने यार। आई थिंक वो कह रहे हैं कि एक टॉयलेट मिसिंग भी है। उखाड़ के ले गए टॉयलेट जाते एक जाते। घर में मत कर माया को अहकार, मत कर काया को अभिमान, कायागार से काची हो, कायागार से काची रे जैसे ओसरा मोती, झोंका झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी। क्या बात। हमने देखा मेरठ के अंदर 2 बूथ्स पे 27% फेक वोटर्स थे। वो कैसे? कुछ 200 वोटर्स आरएचए कॉलोनी में रजिस्टर्ड थे, जो कहीं कॉलोनी है ही नहीं। मैं मेरठ में पला बड़ा हूँ, इस एरिया में मैं बंक मारा करता था। इस कॉलोनी का तो कभी नाम भी नहीं सुना। ये कौन सी कॉलोनी आ गई? उसका नाम राइट हैंड सोसाइटी है, आरएचएस। शुरू करें जवानों। कैमरा रोलिंग, ऑडियो रोलिंग। नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा, हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा में इस हफ्ते हम 2-3 खास विषय ऐसे हैं जिन पर बात करेंगे, और वो दिल्ली से जुड़ी हैं। हालांकि उसका लेना देना पूरे देश की राजनीति से है। दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने हैं, इसके अलावा दिल्ली में और कई सारे घटनाक्रम हुए हैं। तो एक तो हमारी बातचीत का ये केंद्र रहेगा, और दूसरा ये है कि चुनाव से ही जुड़े हमारा एक बहुत विशेष इन्वेस्टिगेशन रहा है, जिसमें चुनाव के से संबंधित जो मतदाता सूची होती है, इलेक्टोरल रोल होते हैं, उसमें एडिशन डिलीशन जैसी कई सारी खबरें थी। हमने उस पर एक सीरीज़ की है, इन्वेस्टिगेशन हमारे रिपोर्टर सुमेधा ने किया है। तो वो अब पब्लिक डोमेन में है वो रिपोर्ट्स। जो भी न्यूज़ लॉन्ड्री के सब्सक्राइबर हैं उसको पढ़ सकते हैं, उसको देख सकते हैं। और साथ में जब चुनाव हो रहे हैं दिल्ली के, और अभी कुछ विधानसभाओं के चुनाव हुए हैं, तो ये मुद्दा बहुत तेज़ी से उभरा है कि क्या वास्तव में कुछ गड़बड़ियां हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें ये इशारा देती हैं कि इलेक्टोरल रोल में कुछ खामियां हैं जिसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। यही हमारी इन्वेस्टिगेशन थी, जिस पर हम आगे भी काम करते रहेंगे, और उस पर आज हम बातचीत भी करेंगे। जो हमारे साथ आज स्टूडियो में हमारे मेहमान हैं, उनसे मैं आप लोगों का परिचय करवाऊंगा सबसे पहले। और स्टूडियो में मेरे साथी शार्दुल हैं, और हमारे एडिटर इन चीफ रमन कृपाल हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। हेलो। ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ रही हैं स्मिता को आप लगातार अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर कवरेज के लिए जानते हैं, और साथ में चर्चा पॉडकास्ट पर उनको लगातार सुनते रहें। स्वागत है स्मिता आपको। शुक्रिया, नमस्ते एवरीवन। थोड़ी देर में हमारे साथी सुमेधा भी जुड़ेंगी, और जो उनका 3-4 महीने लंबा इन्वेस्टिगेशन था और आगे जो चीज़ें हम करने वाले हैं उसके बारे में बातचीत करेंगे। सुमेधा अपने अनुभव बताएंगी। ये एक मुख्तसर सी जानकारी जो आज का पैनल है उसके बारे में है। 1-2 छोटी-छोटी और जानकारियाँ मैं आपको जल्दी से दे दूँ। उसके बाद शार्दुल आपको जो इस हफ्ते की बड़ी सुर्खियाँ हैं, जो हेडलाइंस हैं, उसके बारे में बात करेंगे। हमारा एक दिल्ली के चुनाव से जुड़ा एनएल सेना प्रोजेक्ट है, जो कि आप लोगों के सामने है, और आपको पता है कि हमारे एनएल सेना प्रोजेक्ट के ज़रिए हम वो तमाम पब्लिक इंटरेस्ट की जो जनहित की खबरें हैं, ग्राउंड रिपोर्ट्स है, वो करते हैं, वो कवर करते हैं। तो हमारा ये चुनावी जो प्रोजेक्ट है एनएल सेना का, इसको मदद कीजिए। हमारी वेबसाइट पर जाएंगे, आपको उसका लिंक मिल जाएगा, और वहाँ पर जाकर आप अपनी मनचाही रकम से हमारी मदद कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारा एक और एनएल सेना प्रोजेक्ट, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण एनएल सेना प्रोजेक्ट है, और देश के अलग अलग हिस्सों से हमारे रिपोर्टर्स इसको स्टोरी को कवर करेंगे इस प्रोजेक्ट के तहत। वो है हिंदू राष्ट्र प्रोजेक्ट। और हिंदू राष्ट्र प्रोजेक्ट के तहत देश के अलग अलग हिस्सों में कुछ ऐसी चीज़ें हमारी नज़र में आई हैं, हमारी पकड़ में आई हैं, जिससे एक ये इशारा मिलता है, एक ये संदेह पैदा होता है कि एक बड़े संगठित तौर पर, और जब हम संगठित तौर पर कह रहे हैं तो इसमें फ्रिंज के साथ सरकार के स्तर पर बहुत सारी जो संस्थाएं हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं,
उनकी क्या भूमिका है इसमें, क्या रहती है, उसको भी हम खंगालने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे इस पूरे प्रयोग के तहत कि क्या कोई एक संगठित रूप से प्रयास चल रहा है उसको हिंदू राष्ट्र की दिशा में या हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाने में। ये हमारा अनिल सेना प्रोजेक्ट है। बाकी हवा का हक के तहत, फाइट टू ब्रीथ के तहत हमारा जो दिल्ली और उत्तर भारत के तमाम शहरों की ख़राब हवा है उससे जुड़ा हमारा प्रोजेक्ट लगातार जारी है। आप में से बहुत सारे लोगों ने, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, इसके अलावा हमारे जो पैनलिस्ट हैं, जो एक्सपर्ट हैं, उनके सुझाव आ रहे हैं, बहुत सारे स्टोरीज़ के सुझाव आ रहे हैं और एक बहुत ओवरवेलमिंग जो कहें कि आप लोगों का रिस्पॉन्स है इस पूरे कैंपेन को लेकर। और हमें पता है क्योंकि ये बहुत ही आप लोगों के स्वास्थ्य से, आम लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा मसला है, तो लोगों की रुचि भी इसमें बहुत ज़्यादा है। हम इस कैंपेन को अगले 1 साल तक जारी रखेंगे, इसको बनाए रखेंगे और हमें आपसे बहुत उम्मीदें हैं इस कैंपेन के तहत। आप अपने शहर, जहाँ भी, जिस भी शहर में आप रहते हैं, वहाँ के जो AQI मॉनिटरिंग सेंटर हैं उसके बारे में पता करें, वहाँ पर जाएँ और आप वहाँ की हवा का जो स्तर है उसको नापें और #FightToBreathe के ज़रिए आप हमें टैग कर सकते हैं, हम उसको फॉलो करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपके शहर में एयर पोल्यूशन से जुड़ी कोई स्टोरी है, उसको भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आप एक QR कोड आपको इस वीडियो के साथ दिखेगा। फाइट टू ब्रीथ कैंपेन को सपोर्ट करने के लिए आप इस QR कोड को स्कैन करें और हमारी मदद करें। ये कुछ एक तरीके हैं। तीसरा एक और तरीका है जिसके ज़रिए आप बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन हमारे इस कैंपेन में कर सकते हैं, वो है RTI। आप अपने शहरों से जो भी क्लाइमेट चेंज की पर्यावरणीय समस्या है, खासकर जो क्लीन एयर से जुड़ी समस्याएं हैं, उससे जुड़ी RTI करें। ये कैसे करना है, इससे संबंधित पूरी एक गाइडलाइन और कैसे RTI फाइल कर सकते हैं आप, इसके पूरे एक ट्यूटोरियल जैसा हमारी वेबसाइट पर जो फाइट टू ब्रीथ का पन्ना है उस पर जाएंगे तो आपको RTI की ट्रेनिंग वाला एक ट्यूटोरियल वाला पन्ना आपको मिल जाएगा। उसको जाकर, उससे समझकर आप और अपने इलाकों से RTI ज़रूर करें और फिर उस RTI से जो जानकारियाँ मिलती हैं उससे हमको साझा करें। हम उस पर स्टोरीज करने की कोशिश करेंगे, उन जानकारियों को आम लोगों तक, बाकी लोगों तक और साथ में जवाबदेह लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ये कुछ एक चीज़ें थी। शार्दुल जो सुर्खियां हैं वो तो बताएंगे ही, उससे पहले भी मैंने आप लोगों को जिक्र किया कि शार्दुल कविताएं लिखते हैं, Yes. कविताओं में विशेष रुचि है। तो मैंने कहा कि यार एक आध तो कुछ सुना दिया करे, 2-4 लाइनें कविताओं की। तो शार्दुल का ये कहना है कि वो बहुत ही मतलब अंतरंग कविताएं हैं जिसको ऐसे हर जगह सार्वजनिक रूप से उसका जी। साझा नहीं किया जा सकता, लेकिन एक कविता कोई जो मशहूर कोई बड़े कवि की है उसको सुनाने की ख्वाहिश रखते थे। बड़े तो नहीं, पर मुझे पसंद है कविता। वो अंतरंग से ज्यादा वो व्यक्तिगत है हाँ, और अभी मैं सुनाने के लिए उन्हें तैयार नहीं। ठीक बात है। तो एक जो समय सुना आएगा सकते जब हैं, मैं सुनाऊंगा। तो जो सुना सकते हैं वो तो सुना दीजिए। हाँ, तो अतुल के कहने में मैंने एक कविता छांटी। इस कविता का शीर्षक है बायां कांधा, क्या बात है। तुम और चश्मे का फ्रेम। ये एप्ट भी है क्योंकि मुझे इस हफ्ते से पढ़ने का चश्मा लग गया है। बायां और ये- कंधा से वामपंथी मत हो जाइएगा। तो आपको बाएं कांधे का मिलेगा हम्म, कि कहाँ से बायां कांधा आता है। ये कविता है अंजुम शर्मा की। ओके। आप इसे पढ़ सकते हैं, उनकी सराहना कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर कविता है। कम से कम ये सब्जेक्टिव होता है, तो कम से कम मेरे मत में। तो कविता है, याद है सर्दियों की सुबह जब धुंध से आंख मिलाकर तुमसे मिलने आया करता था मैं, और तुम उनींदी आंखों से मेट्रो की सीढ़ियों पर बाट जोहा करती थी मेरी। क्या बात है। अपने ठंडे हाथ तुम्हारी गर्म हथेलियों में रखकर दोहराता था मैं केदारनाथ सिंह की कविता। क्या बात है। उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए मैंने सोचा, दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए। तुम लजाकर झटक देती थी मेरा हाथ और मेरे चश्मे के दोनों लेंस पर कन्नी उंगली से लिख देती थी अपने नाम के 2 अक्षर। तुम्हें शिकायत रहती थी कि मेरे चश्मे का फ्रेम छोटा है बहुत, कि उसके लेंस पर नहीं आता हम दोनों का नाम, और इतना कहकर किसी पौधे की तरह झुक जाता था तुम्हारा सिर मेरे बाएं कंधे पर। क्या बात है। तो ये इस कविता का शुरुआती अंतरा है। अब बाकी आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। अंजुम शर्मा की अंजुम कविता शर्मा है। की कविता बहुत ही खूबसूरत कविता है ये। और प्रेम कविता आपने जी। जो, चूंकि अभी थोड़ा बसंत दूर है, सर्दियां नहीं। चल रही है, लेकिन मन का बसंत हमेशा रहता है, वो रहना भी चाहिए। ठीक है।
तो ये बहुत खूबसूरत जब आप ये बात कर रहे थे तो मेरे दिमाग में एक बात आई। मैं सबके एक छोटे-छोटे परम पिता परमेश्वर हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं, वो जी ने हमारे एक नहीं हैं। उन्होंने एक पॉडकास्ट पर एक इंटरव्यू दिया है और इस समय जो खबरों का जो साइकिल है उसमें सबसे ज़्यादा सबसे ऊपर जो चल रहा है वो प्रधानमंत्री का दिया हुआ एक पॉडकास्टर को इंटरव्यू है जो इस समय चर्चा में चल रहा है। और मैं पूरा तो नहीं देख पाया, जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं पॉडकास्ट तब वो इंटरव्यू हर जगह ट्रेंड कर रहा है, उसके बिट्स आ रहे हैं सामने। तो मैंने जो हिस्सा देखा जो मेरी पकड़ में आया वो एक हिस्सा था जिसमें वो अपने को पिछले 6-7 महीनों के वाले स्टैंड को रिकैलिब्रेट कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि मैं भी मनुष्य हूँ, मैं कोई देवता थोड़े ना हूँ, गलतियाँ मुझसे भी होती हैं। रमन सर, आपने देखा क्या प्रधानमंत्री का ये जो इंटरव्यू एक नहीं, मैंने ना नितिन फ्लीटिंग कामत नाम के एक वो हैं हाँ उनके हाँ साथ। नहीं, मुझे बस एक फ्लीटिंग हम्म, जिसे कहते हैं 2 मिनट के लिए, हम्म, 1 मिनट के लिए मैंने सुना। अच्छा, हाँ, मैं अभी चल ही रहा है चूंकि। फिलहाल हाँ, तो डेंटिस्ट के यहाँ बैठा हुआ था, अच्छा, तो वहाँ पे वो चल रहा था, तो जी, पर मेरे पास टाइम ज़्यादा नहीं था, तो एक भयानक सपने की तरह 1 मिनट को दिखा और फिर आँख खुल गई। अच्छा। स्मिता, बैठना आपने सुना क्या? नहीं, honestly, मैं actually am interview. I'm sure it's a long interview. हाँ, इस लॉन्ग और अभी इंटरव्यू। हाँ, निखिल, it's very interesting to see the choice कि जिनको उन्होंने ये पॉडकास्ट के लिए हाँ, चुना है, क्योंकि वो ज़ेरोदा के स्टार्टअप जो है उसके ओनर है, उसके फाउंडर हैं। और शायद बहुत दिन नहीं हुए हैं उनको ये स्टार्ट किए हुए, उनके लिए भी ये 6वां या 7वां एपिसोड ही है। तो ऐसे बहुत सारे जो लोग जो भक्ति में पहले से डूबे हुए थे पॉडकास्टर्स, और जिनको अवार्ड देने के बाद ये इंटरव्यू नहीं दिया, उनके दिल तो जरूर जल रहे होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें देखिए, मैं इस कंटेंट पर तो अभी बात नहीं करूंगी क्योंकि मुझे नहीं पता इंटरव्यू में क्या था, आई हैवंट वॉच्ड द इंटरव्यू, बट आई थिंक इट्स एन इम्पोर्टेंट ट्रेंड कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से, और ये पिछले दिनों मेरी आम आदमी पार्टी के किसी के साथ बात हो रही थी मीडिया सेक्शन में, जो कह रहे थे कि और देखिए ये पॉडकास्टर्स को इंटरव्यू देना, ये राहुल गांधी ने भी शुरुआत की है, अरविंद केजरीवाल भी जो है अभी रात में बैठकर पॉडकास्टर्स को इंटरव्यू दे रहे हैं, पूरी आपकी टॉप लीडरशिप बैठकर इंटरव्यू दे रही है। तो जो इम्पोर्टेंट बात है एज जर्नलिस्ट, देखिए आपका तो एक ऑल्टरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म है। फॉर मी समबडी जो अभी भी मैं मतलब 24/7 एक्टिव जर्नलिज्म में जुड़ी हुई रहती हूँ, मुझे लगता है कि ये शिफ्ट अपने आप में जो है इट्स वरिसम आल्सो एंड इट्स इम्पोर्टेंट टू नोट आल्सो कि हम इस पर मेनस्ट्रीम मीडिया की जगह आप ऑल्टरनेट प्लेटफॉर्म्स पर, जो अमेरिकी इलेक्शंस में भी हमने ये देखा, द लाइक्स ऑफ जो रोगन, एक्स पर इंटरव्यूज चल रहे हैं, ट्विटर पर, और ट्विटर वाले इंटरव्यूज मेन स्ट्रीम मीडिया से ज्यादा पुश किए जा रहे हैं बाय समबडी लाइक इलॉन मस्क, जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को बैक किया हुआ है। वहां पे लंबी लंबी बातचीत हो रही है, वहां पे ये कहा जा रहा है कि मेन स्ट्रीम मीडिया के एक बायस को तोड़ने के लिए, वहां उल्टा है, वहां ये कहा जा रहा है कि भैया मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो बायस्ड है टुवर्ड्स डेमोक्रेट्स और वो जो है लेफ्ट लीनिंग है, तो इसीलिए उनको तोड़ने के लिए जो राइट विंग पॉलिटिशियंस है वो सोशल मीडिया को चुन रहे हैं। यहाँ तो खैर क्या मेन स्ट्रीम और क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, लेकिन जो ये पूरा का पूरा ट्रेंड है ना कि आने वाले दिनों में मेन स्ट्रीम मीडिया की इंपॉर्टेंस तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। ठीक बात। और इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स, पॉडकास्टर्स, इन लोगों से मुखातिब हो रहे हैं। मुझे ये नहीं पता कि इसमें कितने फॉलो अप क्वेश्चंस हुए हैं। मेरा तो अभी इसको भी प्रधानमंत्री से एक सुमिता, ही रिक्वेस्ट है कि 10 साल हो चुके हैं, हम्म, एक अनफिल्टर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस करना आप प्लीज शुरू कीजिए, कैरी ऑन विद द सिलेक्ट इंटरव्यूज, लेकिन स्टार्ट डूइंग प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये तो खैर हमारी ये तो हमारी हजारों ख्वाहिशें हैं जो कि हम चाहते हैं कि वो एक इंटरव्यू करे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। वो तो कभी अब शायद हो, जो 10 साल में जो चीज़ नहीं हुई तो उसके लिए 11वें 12वें साल में उम्मीद फिर से करना, आई थिंक इट्स चांद तारे तोड़ने वाली ख्वाहिशें हैं। लेकिन इस ट्रेंड पर हम अलग से बात करेंगे और कि क्या ये पॉलिटिशियंस के अंदर, नेताओं के अंदर एक नए ऑडियंस वर्ग को अट्रैक्ट करने की कोशिश, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया के जरिए जहाँ तक पहुँचना था वहाँ तक ये पहुँच चुके हैं। जो उनका दर्शक वर्ग है मेन स्ट्रीम मीडिया, चाहे वो टेलीविज़न हो या वो लिमिटेड है, उसमें उसका एक्सपेंशन नहीं हो रहा, वो बढ़ नहीं रहा है। तो शायद इसलिए भी अब ये खुद नेता भी, चूँकि वो सबसे पहले ट्रेंड को पकड़ते हैं, तो उनको अब नए ऑडियंस तक पहुँचने के लिए नए तरीके तलाशे जा रहे हैं। वो पॉडकास्टर शायद उसकी वजह से हो, पर निश्चित रूप से ये एक बड़ी दिलचस्प चॉइस है। तो मैं जिस पर्पज़ से इसका ज़िक्र कर रहा था कि हमारी ये डील हुई थी कि ये कविता शार्दुल सुनाएँगे और मैं एक कोई छोटा-सा गाना उसके बाद उसमें इरशाद। सुनाऊँगा। लेकिन प्रधानमंत्री का चूँकि ज़िक्र आ गया और प्रधानमंत्री का जो बयान सबसे इम्पोर्टेंट पकड़ में मेरे आया, जो मैंने सुना,
वो उनका ये कहना कि मैं भी इंसान हूँ, मेरे से बहुत सारी गलतियाँ होती हैं और मैं कोई देवता नहीं हूँ। और ये बहुत कैटेगोरिकल वो है उनका, उनके पिछले वाले बयान से, जिसमें वो कैटेगोरिकली कहते हैं कि माताजी के जाने के बाद मुझे लगता है कि मुझे ईश्वर ने यहाँ भेजा है। मेरा पैदा भले हुआ हूँ लेकिन मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ। तो वहाँ से यहाँ तक की जो यात्रा है उस पर हम लोग, चूँकि बनारसी हैं, बनारस में तो उससे कबीर से बड़ा कोई नहीं है जिसने कि आत्मा और परमात्मा, इन रिश्तों को बहुत करीने से, बहुत बारीकी से अलग किया हो और समझाया हो। तो मुझे कबीर का वो एक भजन है जो बहुत पॉपुलर है, याद आता है। वही मैं सोच रहा हूँ कि उसकी 2 लाइनें आप 2 लाइनें कहें, सुनाई उस पे जाए। मैं एक छोटी-सी हाँ। बात कहना चाहता हूँ कि पॉडकास्ट भी लिखने की तरह एक माध्यम है, सिर्फ़ एक हुँ। मीडियम है। कौन कर रहा है ये मैटर करता है। हाँ। और ये चीज़ सबसे ज़्यादा चिंताजनक है कि राजनेताओं और सीईओज़, बिलियनेयर्स आपस में बातें करके एक दूसरे की पीठ खुजाने में मस्त हैं। जनता से कोई मतलब नहीं। ठीक बात है। रमन सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे? आई मीन ट्रेंड के नहीं, ऊपर? आई थिंक मुझे लगता है कि ये जो ट्रेंड है, मतलब हम उनको क्रिटिसाइज कर लें, कोशिश कर लें, लेकिन हमें मेन स्ट्रीम मीडिया या फिर जो डिजिटल मीडिया जैसे हम लोग चला रहे हैं, तो जी, जी। हमको अपना कुछ ऐसा करना होगा कि रेलेवेंस बने रहें या उनको रेलिवेंस ज़रूरत हमारा समझ में आए। हाँ, बनने के लिए, इसको काउंटर करने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। बट आई बिल्कुल। थिंक उनको क्रिटिसाइज करके कुछ, क्योंकि ये लोग तो ये तो उनकी चॉइस है। हाँ। ये लोग चॉइस नहीं, ये लोग तो जानबूझ के दिखा रहे हैं कि भाई हमें मेन स्ट्रीम मीडिया की जरूरत नहीं है, हमें इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग क्रिटिकल है, तो ठीक थोड़ा बात है। क्रिटिकल है। और मेन स्ट्रीम मीडिया में यहाँ देते हैं तो वहाँ पे भी पता है कि किस टाइप का इंटरव्यू आता है। जो ठीक भी बात। 2-4 इंटरव्यू इन्होंने दिए हाँ, हैं इलेक्शन के टाइम पे, ठीक बात। तो आई थिंक हमको इसको काउंटर करने के लिए कोई एक स्ट्रैटेजी के साथ आना पड़ेगा। तो जल्दी से 2 लाइनें और उसके बाद जी। फिर हम हेडलाइंस के ऊपर आएँगे शार्दुल। जी। वो ये उसमें आप लोगों ने अगर स्कैम 92 देखा हो तो उसमें बहुत अच्छे से हंसल मेहता ने इसको इस्तेमाल भी किया है। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, कायागार से काची हो, कायागार से काची रे जैसे ओसरा मोती, झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए फिर से मैं गाता हूँ। झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी हो, काया तेरी धूल हो जासी। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, कायागार से काची। क्या ये बात। है। तो इसके साथ ही ये हम अभी बढ़िया। तक ये सारा टैलेंट कहाँ छुपा रखा था आप लोगों ने? ये ऐसे ना वो ये देख ये साल नए में नए देखिए- हम लोग के पास, हम लोगों के पास ये सब वो देखिए, क्या है, शार्दुल ने ट्रम्प निकाला। कार्ड। देखिए स्मिता, ये ट्रम्प ऐसा कार्ड है है। कि मेंशन हो रहा है ये न्यूज़ लॉन्ड्री चर्चा। नहीं स्मिता, देखिए, एक तो पॉडकास्ट को और रसभरा बनाना, दूसरा कोई भी व्यंजन अच्छा हो तो उसे धीरे धीरे खाना चाहिए। स्वाद भी बना रहता है और हाजमा भी अच्छा रहता है। बातें धीरे धीरे शार्दुल, पता आप- चलनी चाहिए। आप तबला क्यों नहीं बजा रहे थे अभी? दे दो तो मैं तबला बजाना इसलिए नहीं बजा रहा था क्योंकि मैं तबला नहीं, ड्रम्स बजाना जानता हूँ। तो हेडलाइंस हो जाए जल्दी से। जी, तो इस हफ्ते की सुर्खियां। हाँ। बुधवार रात तिरुपति में भगवान वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में जो आयोजन होना था, वैकुंठ द्वार दर्शन, वो आज 10 जनवरी से, जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तब से शुरू होना था। उसके लिए टिकट खरीदने की भगदड़ में 6 दर्शनार्थियों की मौत हो गई और करीब 40 लोग घायल हो गए। यह भगदड़ टिकट खरीदने के लिए जो आपाधापी मची उसके दौरान मची थी और आंध्र प्रदेश सरकार ने मरने वालों के परिजनों को मरणोपरांत 25 लाख रुपए मुआवजा दिए जाने की घोषणा की है। अगली सुर्खी बहुत पत्रकारों के लिए व्यक्तिगत भी है और ज़रूरी भी है। बीते शुक्रवार रात छत्तीसगढ़ में 32 वर्षीय पत्रकार मुकेश चंद्राकर का शव एक सीवर में मिला और वे नए साल की 1 जनवरी की शाम से लापता थे। जी। मुकेश की हत्या में मुख्य आरोपी एक ठेकेदार जो है, वो उनके रिश्तेदार भी हैं, सुरेश चंद्राकर, वही मुख्य आरोपी हैं। मुकेश की हत्या उनकी पत्रकारिता की वजह से हुई और ये बात समझनी और जाननी ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने ठेकेदारों के जो घटिया काम सड़क बनाने का होता है उस पर अपनी रिपोर्ट दिखाने की हिम्मत करी थी और इसकी कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। इस पर
सब लोग बोलेंगे भी, पर हमारे साथी प्रतीक ने, जो उन्हें व्यक्तिगत रूप से भी जानते थे, एक फर्स्ट पर्सन अकाउंट लिखा है, वो कोई ना कोई रिकमेंड भी करेगा, वो जरूर हाँ। पढ़िए। जी। तो बाकी सब बोलेंगे ही इस विषय पर। इस पर हम एक बार हेडलाइंस हो जाएगी तो हम मुकेश पर बात ठीक है। करेंगे ना। अगली सुर्खी दिल्ली से जुड़ी है, एक दो। मंगलवार को चुनाव आयोग ने आने वाले दिल्ली विधानसभा चुनावों की घोषणा की, और दिल्ली के चुनाव एक ही चरण में पूरे होंगे। मतदान 5 फरवरी को होगा, और जो गणना है मतों की वो 8 फरवरी को होगी। 8 फरवरी को नतीजे आ जाएंगे। और इससे जुड़ी एक दो सुर्खी ये है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच अलंकारों का आदान प्रदान जारी है। शीश महल और राजमहल। हाँ, वो भाजपा के आपके जो संयोजक हैं और पूर्व मुख्यमंत्री, उनके घर को शीश महल कहा। सीएजी की रिपोर्ट भी जारी कर रहे हैं वो टुकड़ों में कि उनके घर पर इतना खर्चा हुआ। और इसके जवाब में आम आदमी पार्टी प्रधानमंत्री मोदी के घर को, प्रधानमंत्री आवास को राजमहल बता रही है कि वो 2700 करोड़ का राजमहल है। और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री आवास तक जाने की कोशिश भी की, अंदर घुसने की कोशिश वो करना चाह रहे थे, लेकिन उन्हें मेट्रो स्टेशन पर ही, लोक कल्याण मार्ग जो मेट्रो स्टेशन है, वहीं रोक दिया गया, और फिर वो वहां धरने पर बैठ गए। एक और सुर्खी वो भी दिल्ली चुनाव से जुड़ी है। इस गहमा गहमी में एक अभद्र किस्सा फिर से रमेश बिधूड़ी ने जोड़ दिया है। कालकाजी सीट में अपने नामांकन के बाद वो रविवार को भाषण दे रहे थे, और सालों पहले लालू यादव ने एक अभद्र टिप्पणी की थी। उसका हवाला देते हुए उन्होंने कालकाजी की सड़कों को दुरुस्त करने का वादा किया, और उसकी उपमा उन्होंने प्रियंका गांधी के गालों से की। तो इसको सबसे नम्र कहने का तरीका मुझे यही समझ आया। और इस वाहियात टिप्पणी की आलोचना भी सब तरफ से हुई, और दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं आतिशी मारलेना, उन्होंने इसे अपमानजनक बताया और भाजपा को नारी विरोधी पार्टी बताया। इसके जवाब में बिधूड़ी ने एक और बात कही। उन्होंने कहा कि आतिशी ने राजनीति में आने के बाद अपने पिता को बदल दिया है, पहले उनका नाम मारलेना था। हाँ, मैं वो उतने अभद्र तरीके से नहीं कहना चाह रहा था, और अब उन्होंने सिंह कर दिया है। तो इस बात पर आतिशी भावुक भी हुई, और फिर से आलोचना हुई खूब बिधूड़ी की। बाद में बिधूड़ी ने इन सबके लिए माफी मांग ली कि उन्होंने गलती से कह दिया था। इज अ लुम्पेन एक्चुअली। जी। मतलब आप बात सुन लीजिए करते हुए उस आदमी को, ही पार्लियामेंट में वो वही काम किया। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर अब ये बात साफ हो चुकी है कि उस आदमी का लोकसभा टिकट उस वजह से नहीं कटा था कि उसने पार्लियामेंट में गाली दी थी। हाँ, वो बिल्कुल। कोई और वजह थी पार्टी की उसमें हमेशा। मतलब ही इज अ सीरियल ऑफेंडर। हाँ, और वही है। और अभी औरत जो वुमेन वोटर्स ज्यादा हैं, तो उसके चलते मेरे ख्याल से पार्टी, जो सुनने में आया कि रिकंसिडर कर रही है कि इसको, इसका कैंडिडेचर वापस ले। पर उस सीट का एक कास्ट इक्वेशन ऐसा है कि उसमें जो जिस कास्ट से वो आते हैं, गुर्जर, वो बहुत डोमिनेंट है। हाँ, वहाँ गांव है तो कई। इसलिए तुगलकाबाद। अब आप देखिए कि वो जो साउथ दिल्ली का सीट उन्होंने रामवीर विधूड़ी को दिया, एक गुर्जर से दूसरे गुर्जर को ही दिया लोकसभा में, और विधानसभा में इनको लेकर आए, क्योंकि ये जाति के आधार पर डिक्टेट करने की स्थिति में है। ये बात साफ है कि उनका व्यवहार भाजपा के लिए दिक्कत नहीं है। वो अगर कुछ और उस पे क्या कहते हैं, वो रिटेलिएशन आता है पब्लिक की तरफ से, बहुत आलोचना, तब लगते हैं कि चलो थोड़ा सा इसे साइड वाइड कर देते हैं थोड़े समय के लिए। अगली सुर्खी ये भी कुछ बहुत अच्छी नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने 7 जनवरी को बलात्कार के लिए सजा काट रहे आसाराम को 31 मार्च तक स्वास्थ्य संबंधी कारणों के चलते जमानत दे दी है, अंतरिम जमानत। और जमानत की ये शर्त जरूर है कि वो अपने अनुयायियों से, फॉलोअर्स से नहीं मिल सकते। यहाँ ये बात बता देना जरूरी है कि भारत की जेल में जो सड़ रहे हैं अधिकतर कैदियों को ये सुविधा उपलब्ध नहीं होती, लेकिन इन ढोंगियों को जरूर मिल जाती है। गुरु राम रहीम को भी और अब आसाराम को भी जमानत 3 महीने की मिली है। हाँ, 7 जनवरी को मिली है, 31 मार्च तक है। अगली सुर्खी असम से है। इस सोमवार असम में गुवाहाटी से करीब 250 किलोमीटर दूर उमरंगसो इलाके में एक कोयले की जो रैट माइन होती हैं, वहाँ अचानक पानी भर जाने से करीब आधा दर्जन से ज़्यादा मजदूर अंदर फंस गए। और यहाँ अभी भी जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं शुक्रवार को, बचाव प्रयास जारी हैं, और उसके लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और अन्य संस्थाओं की, आर्मी की मदद ली जा रही है। सीआईएल यानी कोल इंडिया ने महाराष्ट्र से बचाव करने के लिए बड़ी मशीनरी भी मंगवाई है, लेकिन वो अभी भी अंदर मजदूर फंसे हुए हैं, करीब आधा दर्जन। जो बचाव कार्य में लगे हुए हैं, तो उन्होंने कहा है कि स्थिति काफी सीरियस है। हाँ, और मुश्किल लग रहा है कि कोई बचे। जी, क्योंकि 4-5 दिनों, और रैट माइन जिन लोगों को नहीं पता, वो बहुत ही संकरी होती हैं, उनमें रेंग कर जाना पड़ता है, इसलिए उन्हें रैट माइन और कहते हैं। उसमें क्या हुआ है कि वो पानी का बहाव इतना तेज था, जी। वो एक माइन से दूसरी माइन में पहुंच गए हैं। वो जी, कहाँ पहुंच गए जी। कुछ पता है।
शनिवार को अगली सुर्खी है ये, शनिवार को इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में खबर आई कि उड़ीसा के जगत सिंहपुर जिले में 2 दलित युवकों को बकरी चुराने के मामले में बुरी तरह से पीटा गया, उन्हें यातना दी गई और फिर चप्पल की माला पहना के उन्हें थोड़ा घुमाया गया। और इस खबर के अनुसार ये घटना 27 दिसंबर को घटी थी और ये नज़र में तब आई जब कांग्रेस के नेता अमिया पांडे ने इसे लेकर एक वीडियो एक्स पर, जिसे पहले ट्विटर कहते थे, उस पर साझा किया। इन दोनों युवकों को पुलिस ने भीड़ से तो बचाया, लेकिन फिर चोरी के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया और हिरासत में लिया। इसके बाद इन दोनों को जमानत मिल गई है। इस मामले में SC/ST एक्ट के तहत 7 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है और इन दोनों युवकों की तरफ से शिकायत इनमें से एक युवक के पिता ने दर्ज कराई है। तो ये मैंने इसलिए भी जोड़ा कि हमारे देश में ये खबरें लगातार आती रहती हैं, रुकती नहीं हैं। हम्म, और आखिरी सुर्खी मुझे ज़रूरी है, चीन से एक और महामारी फैलने की खबर आ ही रही है। हमने पिछले हफ्ते भी उसका जिक्र किया था, लेकिन इस हफ्ते HMPV के मामले हिंदुस्तान में बढ़कर 8 हो गए और मुंबई में भी एक मामला पकड़ा गया, 2 कर्नाटक में हैं, 1 गुजरात में है। और इस पर जो खबर आई है, स्वास्थ्य मंत्रालय नज़र रख रहा है और अभी तक उन्होंने कोई हिदायत जारी नहीं करी है, पर आप नहीं, ध्यान पर रखें। उन्होंने ये बोला है कि ये जो HMPV है HMPV, ये आइडेंटिफाई हाँ 2001 बहुत में पहले से हाँ, ये तो काफ़ी आइडेंटिफाइड पहले है। हो गया था, हाँ, बट इस बार तो इसकी ये नई नहीं है हाँ, जैसे ये नई कोरोना, बीमारी तो नहीं है। इसको हैंडल किया जा सकता इसको हाँ, हैंडल किया जा सकता है, ये इसमें इसमें महामारी बनने की मैं लेकिन सिर्फ संभावना एक कम जोड़ना है। चाहूंगी। एक्चुअली ये एम्स की एक पिछले साल की रिपोर्ट है जिसमें HMPV पर ही स्टडी हुआ था। जी, तो उसमें पाया गया था कि जो 700 रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन वाले पेशेंट्स हैं उनमें से लगभग 4.5% HMPV के ही केसेस थे। तो इसीलिए लोगों से कहेंगे कि आप पैनिक ना करें, लेकिन जी, जो हाँ कोविड के काल के जितने भी आपके अच्छे प्रैक्टिसेस हैं, उनको हैंड वॉश अपनाएं। करना, जी, मास्क पहनना क्राउडेड एरियाज में, क्योंकि इसके सिम्टम्स बहुत सिमिलर है टू कोल्ड, इट्स लाइक एन इन्फ्लुएंजा ओनली। हाँ, हाँ और जो HMPV, जरूरी बात है राइट, इंडियंस में, जो सारे डॉक्टर्स बार बार याद दिलाते हैं कि प्लीज ये जब वायरल फीवर का केस हो, आप लोग हर चीज के लिए एंटीबायोटिक कंजम्पशन बंद जी, कीजिए, क्योंकि हमारी रेजिस्टेंस बहुत घट जा रही है लगातार, ये हर चीज पर एंटीबायोटिक खुद से ले लेकर। जी। एक चीज़, HMPV हाइजीन स्पेसिफिक भी है, तो आप ध्यान रखें और इसकी मल्टीपल स्ट्रेन्स हैं, तो आप अगर मास्क लगाना चाहें आप लगा सकते हैं, पर मास्क और ज़रूर इसमें लगाइए। ज्यादातर जो अफेक्टेड जी, हैं वो बच्चे हैं, 10 साल से कम के, जी, या जो एल्डरली सिटीजन हैं वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल होते हैं टू HMPV। जी, ठीक है। तो हम बातचीत की शुरुआत करते हैं और जो कि सबसे पहली जो खबर है जिसका जिक्र शार्दुल आपने किया, मुकेश चंद्राकर की हत्या। अ, अपने फर्ज के दौरान जर्नलिस्टों की मौत होना, ये घटनाएं लगातार देखती हमारी नज़र में आती रहती हैं, लेकिन अ, पिछले कुछ समय के दौरान देखें तो जो ओवरऑल मीडिया फ्रीडम की बात होती है या मीडिया की आज़ादी की बात होती है, उसमें अ, ऐसी खबरें, ऐसी रिपोर्ट्स बार-बार आती रहती हैं जिसमें हमारा भारत का जो कद है वो लगातार कम होता जा रहा है। यहाँ पर मीडिया की आज़ादी, पत्रकारों की आज़ादी की स्थितियाँ लगातार ख़राब होती जा रही हैं और उस पूरे हालात में मुकेश चंद्राकर की हत्या एक बार फिर से बहुत सारे सवाल खड़ा करती है। छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जहाँ पर नक्सल प्रभावित इलाका है और वहाँ पर बहुत सारे अलग-अलग तरह की चुनौतियाँ भी हैं। बहुत बड़ा हिस्सा उसका ऐसा है जो कि जंगलों से घिरा हुआ है। लगभग बहुत सारे हिस्सों में आसानी से आना-जाना मुश्किल है और नक्सलवाद का एक हिस्सा ही है। सरकार का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसमें ऐसा है जो कि जहाँ पर मिलिट्री फोर्सेस को बहुत सारे अधिकार मिले हुए हैं। तो एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट ज़ोन वाला हिस्सा है और वहाँ पर पत्रकारिता की चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा हैं बनिस्बत दिल्ली, बम्बई या किसी बड़े शहर में पत्रकारिता की जाए। तो उस लिहाज से जैसा कि शार्दुल ने बाकी जानकारियाँ दी इस मामले में कि कैसे उन्हीं के एक दूर के रिश्तेदार थे जो कि ठेकेदार थे, जिन्होंने बहुत सारे घपले किए सड़क के निर्माण में और उन खबरों को उजागर करने की कीमत मुकेश चंद्राकर ने चुकाई है। तो ये एक बड़ी ख़राब स्थिति है। सबसे पहले मैं रमन सर आपसे शुरू करना चाहता हूँ। लगातार आपने देखा 30-35 सालों में जब पत्रकारिता के दौरान इस तरह की स्थितियाँ बार-बार आती हैं, तो हमेशा हमारे सामने एक बात आती है कि पत्रकारों को कॉन्फ्लिक्ट में या इस तरह के मौक़ों पर किस तरह के एहतियात होने चाहिए और साथ में स्टेट से किस तरह के सपोर्ट मिल सकता है। ख़ासकर
छत्तीसगढ़ की जो स्थिति है, यहाँ की राज्य सरकार में एक बड़ा मुद्दा रहा, क्योंकि नक्सलवाद बहुत वो चरम पर था, तो पत्रकारों की सुरक्षा का मसला बार-बार उठा। तो पिछली जो सरकार थी भूपेश बघेल की, उसने यहाँ पर पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया। हालाँकि वो बहुत टीथलेस और बहुत ही वेग था, वो बहुत इफ़ेक्टिव नहीं रहा। लेकिन वो कानून आया क्योंकि उनका मैनिफेस्टो में वादा था कि भैया ये हम करेंगे पत्रकार, लेकिन वो कोई काम नहीं कर रहा और स्थितियाँ जस की तस है। अब ये फिर से जो मौजूदा सरकार वो भी कह रही है कि हम इसको मजबूत करेंगे या दूसरा कानून लाएँगे या तो स्टेट किस तरह से हमें मतलब पत्रकारों को सपोर्ट कर सकता है और साथ में पत्रकारों को कितना अलर्ट कितनी मतलब वो लाइन क्या होनी चाहिए कि भैया यहाँ से आगे हमें नहीं जाना है, जान जोखिम में रखकर? नहीं, इसका ये केस समझना पड़ेगा जी। अगर हमको ये सब देखना है। इस केस में बेसिकली ये रिपोर्टर एक और रिपोर्टर के साथ ये एक कोई और स्टोरी करने गया था नक्सल एरिया में, ठीक है। और वहां से जब वापस आते हुए उसने देखा कि रोड्स खराब हैं, तो उसने एक बेसिकली आके कहा कि एक रोड की भी स्टोरी कर देते हैं। वो एक ये जो पत्रकार है ये यूट्यूबर भी है। हाँ। और ये बस्तर जंक्शन के नाम से इनका हाँ, और YouTube मेरा एक ये रिकमेंडेशन भी है, जैसे बोला शार्दुल ने, प्रतीक ने जो स्टोरी की है उसमें काफ़ी कुछ मेंशन किया। वो पर्सनली भी जानता था उसको कि कैसे लोगों को कम पैसा मिलता था ये सब। जी। तो इसने तो इन दोनों ने मिल मतलब कि दूसरे वाले जो रिपोर्टर है उसका आइडिया था कि ये सड़क के ऊपर, क्योंकि नक्सल एरिया है, सड़क के ऊपर कोई ध्यान देता नहीं, ये कॉन्ट्रैक्टर्स आते हैं और बनाने ये से जाते हैं। कॉन्ट्रैक्टर जो है जो एक्यूज्ड है, ये मानना है कि ये सारे के सारे ठेके खुद ले लेता है, उसको सब कॉन्ट्रैक्ट कर देता है आगे। अच्छा। लेकिन ये सारे के सारे ठेके ले लेता है। ओके। और और इसका इसके पॉलिटिकल कनेक्शन ये बहुत सारे। रिलेटिव उसका पॉलिटिकल कनेक्शन बहुत अच्छा है। हाँ। इस रिपोर्ट में इनको ये भी नहीं पता था कि ये इस कॉन्ट्रैक्टर ने किया है। हुआ क्या कि उन्होंने सिंपली सड़क के ऊपर उनको नहीं पता स्टोरी ये कर किस दी, कॉन्ट्रैक्टर ने बनाया है। सरकार ने नोट कर लिया, सरकार ने इशू उठा दिया और नोटिस भेज दिए, और तब पता चला कि ये इस कॉन्ट्रैक्टर ने किया है। इनको पता भी नहीं था, इन्होंने कभी सोचा भी नहीं कि हम किसी कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट कर रहे हैं। बड़ा इनोक्यूअस वे में इन्होंने रिपोर्टिंग कर दी कि भाई यहाँ से यहाँ तक हम चले और सड़क बिल्कुल खराब है और ये सड़क अभी बनी थी और ये इसका ये हाल हो गया। और खासकर नक्सल प्रभावित इलाकों में बड़ा बजट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है, तो वहां पे खराब सड़कें बनना मतलब अब सवाल उठाने वाली बात। इस संबंध में अब क्या करें कि जब पता चला कि इसका रिलेटिव है, तो इनका एक कॉमन फ्रेंड है, कॉमन है इनके बीच में, एक रिलेटिव के बीच में, उसने इसको कॉल कर दिया। तो ये अनसस्पेक्टेड, इसने सस्पेक्ट किया ही नहीं कि इसके साथ क्या होगा। अच्छा, ये चले गए, ये चला गया वहां पे और ये चला गया, उसके बाद से लापता हो गया। तो ये पूरा का पूरा एक क्रम है। अब इसमें सरकार क्या कर सकती है, मतलब कि वो तो पूरा इंस्टीट्यूशनलाइज करना पड़ेगा। अभी तक कुछ खास इंस्टीट्यूशनलाइज हुआ नहीं है। अगर आप नेशनल लेवल पे देखें, उसमें अब जैसे हम लोग अपना रिपोर्टर्स को मणिपुर भेजना चाहते हैं, तो हम उनको बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ भेज रहे हैं, ठीक है, जो हम हमारे कर सकते हैं। हाँ, वट एवर वी कैन डू हम लोग कर रहे हैं। लेकिन एक कन्फ्लिक्ट जोन में जो एक मिलिट्री रिपोर्टर्स का एक हमारे टाइम पे होता था, एक कोर्स टाइप का होता था 2 महीने का। आई डोंट नो, अब वो मेरे ख्याल से जब मैं अभी पीछे डीएनए में था तब भी मैंने किसी को भेजा था वहाँ पे, डिफेंस कॉरेस्पोंडेंट का। इनकी एक पूरी की पूरी ड्रिल होती है। तो मे बी वो जो ड्रिल है उसको अगर पूरे सारे रिपोर्टर्स के लिए जो कॉन्फ्लिक्ट जोन में रिपोर्ट कर रहे हैं, तो और क्योंकि उनकी जो ड्रिल है वो वार जोन के लिए, कॉन्फ्लिक्ट जोन इज नो लेस देन वॉर, इनफैक्ट इट इज वर्स देन वॉर। वॉर में तो पता है कि एनिमी कौन है, इसमें तो दुश्मन कौन है यही नहीं पता। तो अगर वो देखा जाए और उसको एक नेशनल लेवल पे इम्प्लीमेंट किया जाए, स्टेट वाइज नहीं कर सकते हैं। और कुछ इस तरह से फाइनेंशियल सपोर्ट स्टेट की तरफ से होना चाहिए कि आप नहीं अवॉइड कर सकते, किसी सर्कमस्टेंसेस में जान चली ही गई तो उसमें फिर परिवार के लिए बाकी इस तरह की चीजें कंपलसेटरी ये सब चीजें हो सकती हैं। वो नेशनल लेवल पे अगर करें, क्योंकि आप इतनी सारी स्कीम्स चलाते हैं नेशनल, वेलफेयर तो 60-40% रहता है। तो अगर आप इसमें भी 60-40 कर दें कि 40% स्टेट या 60% कंसर्न स्टेट दे दे, 40% नेशन दे देगा, तो वहाँ होना चाहिए। ठीक बात है। स्मिता,
आपका कोई आप लगातार आपने भी रिपोर्टिंग की है देश के अलग-अलग दुनिया भर के अलग-अलग हिस्सों से वॉर ज़ोन में, तो ये जो कहाँ कैसे सेफ्टी की लाइन कैसे खींचते हैं? नहीं देखिए, जब रिपोर्टिंग की है मैंने नक्सल बेल्ट से, झारखंड से, महाराष्ट्र से, छत्तीसगढ़ से, लेकिन हम लोग जब दिल्ली से पैराशूट ड्रॉप होते हैं, जाकर चंद दिनों की रिपोर्टिंग करके वापस आ जाते हैं, और जो लोग, जो स्थानीय पत्रकार वहां रहकर डेली रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं इन मुद्दों पर, उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। और हम खास करके अगर हम बड़े मुख्य धारा की न्यूज रूम से जा रहे हैं तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ बैकिंग होती है, जिसका जिक्र अभी रमन जी कर रहे थे। लेकिन आप एक फ्रीलांस पत्रकार होकर वहां पर आप लगातार बंदूक की नोक पर ही काम कर रहे हैं। वो बंदूक की नोक कभी सेना की है, कभी उग्रवादियों की है, कभी कट्टरवादियों की है। तो उसमें तो डेंजर्स इतने ज्यादा हैं, और आपको हर तरह के लोगों से मुलाकात भी करनी पड़ रही है, उनके साथ आपको जो है कॉन्स्टेंटली इन टच भी रहना पड़ रहा है। कौन आपको कब किसका मुखबिर बता दे, इसका भी कोई गारंटी नहीं होता। तो उस दिन जो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में, एक तो मैं लोगों से कहूंगी, जो हमने प्रेयर मीटिंग ऑर्गेनाइज किया गया था जर्नलिज्म कम्युनिटी की तरफ से, और उसमें आशुतोष भारद्वाज जो बायर हिंदी के संपादक हैं, उन्होंने बहुत सारी बातें कही थी मुकेश को याद करते हुए, उनकी जिंदगी के संघर्ष के बारे में। और मुझे बहुत अफसोस हो रहा था कि मुकेश को जीते जी मैं कभी नहीं जान पाई, मैं उनके काम की सराहना नहीं कर पाई। उनके आज मारे जाने के बाद जो है उनके काम की चर्चा हो रही है। लेकिन लुकिंग फॉरवर्ड मुझे लगता है कि अतुल, आज की तारीख में इसमें 2-3 चीजें हैं। एक, गिविंग लोकल रिपोर्टर्स देयर ड्यू। बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में जिस तरीके से जाकर बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खा जाने वाली बात देखने को मिलती है, आधे वक्त ये रिपोर्टर्स जो काम कर रहे होते हैं उनकी बायलाइंस तक नहीं मिलती है। उनको पेमेंट तक अगर मिलता भी है बड़े न्यूज रूम से, तो या तो वो डिलेड पेमेंट्स होते हैं, या तो बिल्कुल मतलब आप इतने कम पीनट्स वाले पेमेंट मिलते हैं। एक हाँ स्टोरी के हाँ। शायद 1000 रुपए, 800 रुपए। वो हम्म, पेमेंट्स को लेकर जो मेन स्ट्रीम मीडिया, जो बड़े बड़े टीवी स्टेशन एक मोदी जी की ट्रिप पे 4-4 रिपोर्टर को भेज सकती है ओवरसीज कवरेज करने के लिए, या किसी प्रधानमंत्री के ट्रिप पर भेज सकती है, वहां इतना पैसा आ जाता है कॉन्क्लेव करने के लिए। क्या ये नेटवर्क्स अपने रिपोर्टर्स को, फ्रीलांसर्स को सपोर्ट दे रहे हैं? मतलब लीगल वगैरह तो बहुत दूर की बात है, ठीक फाइनेंशियली बात। क्या वो पे आउट्स हो रही हैं? क्या उनकी बायलाइंस उनको दी जा रही हैं? दूसरा, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से ये ना, जो इंटरनेशनल कंसोर्शियम है जर्नलिस्ट का, फॉरबिडन नेटवर्क वगैरह उसके साथी हैं, कि आप अगर कोई रिपोर्टर इन्वेस्टिगेट कर रहा है, क्या एक नेशनल नेटवर्क बनाकर उस रिपोर्ट को आप एम्पलीफाई कर सकते हैं अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स? आज अगर मुकेश नहीं है, उनकी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स को जितने भी प्रोमिनेंट वॉइसेस हैं, अगर अपने यूट्यूब पर दिखाकर, एक तो उसका मोनेटाइजेशन का पैसा मुकेश की परिवार को जाए, इट शुड गो टुवर्ड्स, ये नहीं हो कि उनकी रिपोर्ट्स आज आपने उठाकर एक भावनात्मक वेव में जो है उनकी रिपोर्ट से खुद के यूट्यूब स्टेशन पर पैसे कमा लिए। क्या वो मोनेटाइजेशन अगर हो रहा है, कैन दैट मनी बी डिपॉजिटेड टुवर्ड्स सम सॉर्ट ऑफ नेटवर्क जो इस तरह के रिपोर्टर्स को सपोर्ट करे? ये सारी चीजें मुझे लगता है कि दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू कंसिडर, अगर आप चाहें, क्योंकि ये पहला केस तो नहीं है कि देखिए किसी फ्रीलांस रिपोर्टर की हत्या हो या किसी जर्नलिस्ट की ब्रूटल हत्या हुई हो इस देश में। और हमें ये भी पता है कि इस देश में जो माफियाज हैं, खास करके माइनिंग माफियाज, उनके खिलाफ रिपोर्ट करना इज अमंग्स द मोस्ट डेंजरस थिंग्स टू डू। ठीक वो बात। भले ही सैंड माइनिंग हो, कोल माइनिंग हो। तो उन रिपोर्टर्स को जो हर दिन जोखिम उठाकर, और मुकेश की जिंदगी के बारे में सुनकर मतलब मुझे कोई आइडिया नहीं था कि वो खुद ऑर्फनेज में रहे, उनकी माँ गुजर गई, किस तरह से वायलेंस के बीच में जो है उनका पूरा चाइल्डहुड बीता, और फिर कैसे भी पैशन रहा स्टोरी टेलिंग का। तो लोगों को उनका ड्यू देना, क्रेडिट देना, उनकी पेमेंट्स देना, और एक कंसोर्शियम बनाकर कि अगर कोई ऐसा, क्योंकि इंटरनेशनली ये कंसोर्शियम्स हैं, हाँ। अगर कोई इन्वेस्टिगेशन के बीच में किसी रिपोर्टर की हत्या होती है, क्या उस इन्वेस्टिगेशन को दूसरे टीम्स एक साथ मिलाकर आगे बढ़ा सकते हैं टू टेक इट टू अ कंक्लूजन? आई थिंक ठीक दैट बात। इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप दिस काइंड ऑफ जर्नलिज्म दैट्स ए alive. वेरी ठीक गुड बात। आइडिया। शार्दुल, आपका काफ़ी अच्छी इनपुट्स हैं जी स्मिता के। आपका अपना क्या ओपिनियन है इस पूरे मसले पे? देखिए, तो मैं एक बात का जिक्र करने वाला था, उसका जिक्र स्मिता ने किया, ये माइनिंग माफिया वाला। कि हम कितनी बार हमने देखा है कि जब भी कोई खासतौर से पत्रकार या कई बार तो पुलिसकर्मी भी इन ठेकेदारों या माइनिंग माफिया के खिलाफ थोड़ा सा भी ज़्यादा काम करना शुरू होता है तो वो निपटा दिया जाता है। और मुकेश की हत्या इस बात का प्रमाण है कि आज भी कानून का डर ना इन तरह तरह के ठेकेदारों माफियाओं में नहीं है। कानून का राज केवल एक किंवदंती है।
क्योंकि उन्हें पता है कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और रमन सर ने काफ़ी बातें बताई क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, पर आप देखिए घूम फिर कर हम जब भी बात करते हैं वो दो चीज़ों पर सारी बातें आके अटक जाती हैं, राजनीतिक शय, पैट्रनेज और पारदर्शिता का ना होना। ये जो माइनिंग माफिया की बात है, इसमें बहुत तेरे माइनिंग माफिया पर कोई न कोई पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल नेता का बिल्कुल। पैट्रोनेज है, आप उनकी आप निगरानी राज्य में के हो रहा बाद है। राज्य देख लीजिए, हर राज्य में हो रहा है, नदी के पाटों को बेकार किया जा रहा है रेत उठा उठा के, उठा जिससे कर। पर्यावरण वाली दिक्कतें भी उठ रही हैं। बिल्कुल। नदी से जो जब भी पानी ज्यादा बरसता है, नदी में जब भी बहाव आता है, उससे जो जान माल का नुकसान होता है वो अलग, और जो वो सीधा मार्केट को भी अफेक्ट कर रहे हैं। हम्म, तो कई तरह की चीजें हैं। वही मैं सिर्फ यही कहूंगा, घूम फिर के हमारी सारी बात राजनीतिक शय और पारदर्शिता का ना होना सिस्टम्स में, व्यवस्था में, इसी पर आ जाती है। और इसका इलाज क्या है मैं तो नहीं जानता, हम कितनी बार ये बात कर चुके हैं, क्योंकि वो व्यवस्था में वो परिवर्तन राजनीतिक लोग ही ला सकते हैं, लेकिन वो वो लाने को लेकर तैयार नहीं नहीं तो है। वो आने को तैयार नहीं है। ठीक बात। हम्म। हमारे साथ हमारी रिपोर्टर हैं सुमेधा। सुमेधा फील्ड में जाती आती रहती हैं, और तो उनका भी अनुभव बहुत महत्वपूर्ण है कि एज अ रिपोर्टर किस तरह की चीज़ें उनके सामने आती हैं। जैसे कुछ दिन पहले मुझे याद आ रहा है कि जब गुड़गांव और नूह के इलाके में दंगे हुए थे, तो हमारे रिपोर्टर अनमोल वहाँ गए थे, और वहाँ पर किस तरह से उनको कुछ लोगों ने ऑटो में बैठ कर आए, कुछ लोगों ने उनको धमकाया, उनको कैमरे पिछले बंद साल, हाँ। करवाए पिछले। तो रिपोर्टर्स के साथ ये निरंतर लगातार चलने वाली चुनौती है। सुमिधा, आपका क्या अनुभव है और कैसे आप लोग इस चीज का क्या क्या ध्यान रखते हैं? अतुल सर, चैलेंजेस तो आते हैं मतलब, बट रमन सर हमेशा हमें एक एडवाइस देते हैं कि यू हैव टू बी स्मार्ट ऑन द फील्ड, एंड आपको खुद ट्रबल में नहीं जाना है, एंड आपको जितना लो की प्रोफाइल मेंटेन करके आप कर सकें उसी तरीके से रिपोर्टिंग करना है। तो आई थिंक प्रिंट रिपोर्टर्स के पास फिर भी हम लोग के पास एक एडवांटेज होता है इन कंपैरिजन टू वीडियो जर्नलिस्ट। सो आई थिंक वो वी फॉलो, हम ज़्यादा से ज़्यादा वो कोशिश करते हैं कि वो एडवाइस को फॉलो करें। थोड़े बहुत चैलेंजेस आते हैं, बट आई थिंक इसके अंदर एक चीज़ थी, सबसे बिगेस्ट चैलेंज अगर आप पे केसेस लग जाए, जैसे कश्मीर में बहुत सारे जर्नलिस्ट थे जिनके ऊपर PSA लगा और या फिर UAPA लगा। तो जब कश्मीर के अभी असेंबली इलेक्शन से पहले किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के एक्सेप्ट PDP किसी के भी मैनिफेस्टो में ये नहीं था कि जर्नलिस्ट के लिए जर्नलिस्ट पे PSA नहीं लगाएंगे, ये सिर्फ PDP कर रही थी। तो आई थिंक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो वो उस तरीके का प्रॉमिस नहीं करना चाहती है। हाँ। तो आई थिंक सबसे बड़ा तो थ्रेट यही है कि केसेस लगना, बाकी चैलेंजेस फील्ड पे तो आई थिंक सब सीख जाते हैं विद टाइम। धीरे धीरे एक चीज़ ये सामने आ गई रमन सर, जैसे हम चूंकि यहाँ पर हमारे साथ इसमें हम कह सकते हैं कि दो एकदम डिफरेंट जनरेशन के जर्नलिस्ट हैं, जिन्होंने पुराना वाला भी एक समय देखा है और एकदम आज का। तो इसमें एक चीज़ होती थी कि पहले फिर भी जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था, वो चाहे पॉलिटिकल हो चाहे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, ये दोनों जर्नलिस्ट को लेकर काफ़ी अकोमोडेटिव होते थे, काफ़ी रिस्पॉन्सिव होते थे। अभी का जो माहौल है उसमें हम पाते हैं कि लोगों को मीडिया के साथ कुछ हो जाए, किसी जर्नलिस्ट के साथ कोई खबर हो जाए, मारपीट हो जाए, कुछ, लोग उतने अकोमोडेटिव भी नहीं, उनको फ़र्क भी नहीं पड़ता। उनके अंदर वो एक किस्म का, जैसे पहले एक होता था कि मीडिया से आप पंगा नहीं लेते, या मीडिया अगर सड़क पे उतर जाता था बना के, तो काफ़ी चीज़ें हो जाती थी उसके फेवर में कि भैया उनको ये चीज़ चाहिए। ये चीज़ें भी ख़त्म हो गई हैं। तो ये इस बदलाव को कैसे आप देखते हैं कि ये नहीं, सच्चाई वो है? तो ऐसा कि मीडिया की जो खबरें हैं मीडिया के बारे में, वो डिफ्यूज इसलिए भी हो गई है कि हाँ। यहाँ पे एक एक्सप्लोजन हो गया है इंफॉर्मेशन का। सोशल मीडिया आ गया, इतना कुछ हो रहा है, इतनी सारी खबरें आ रही हैं, इतनी सारी चीजें ट्रेंड हो रही हैं, तो उसमें मीडिया कभी होता है ट्रेंड, कभी नहीं होता। डाइल्यूट हो गया हाँ, पूरा वो पोजीशन। काफी डाइल्यूट हो गया, डिफ्यूज्ड हो गया वो। तो मेरे ख्याल से इसीलिए ज़्यादा फोकस इसके ऊपर नहीं आता। लेकिन हमें अगर जैसे, क्योंकि ये तो हमारी कम्युनिटी है, तो हमारी कम्युनिटी में अगर कुछ होता है, आई थिंक वी शुड गो ऑल आउट टू हाईलाइट दिस। ठीक बात। लेकिन ये इसमें अतुल, मैं सिर्फ एक क्विकली जोड़ूंगी, हाँ। इसमें ये भी वजह है कि आज की तारीख में देयर इज नो यूनाइटेड मीडिया। आज से 15-20 साल पहले शायद ये होता था कि मीडिया वुड बी यूनाइटेड इन इट्स प्रोटेस्ट्स। हाँ। आज आप एक अगर मेमोरियल मीटिंग भी कर रहे हैं, तो उस पर लोग इस बात को देखकर आएंगे कि भैया वो रिपोर्टर, whether was it the reporter aligned with government, not with government, न्यूज़रूम्स इतनी दो फाड़ हो गई हैं आइडियोलॉजिकली। एंड जो कॉर्पोरेट ओनरशिप है, जो हमारी सबसे बड़ी दिक्कत है मीडिया की डिक्लाइन को लेकर, इस पर हमने बार बार बात की। आप देखिए सुरेश चंद्राकर जिसकी हम बात कर रहे हैं,
ये माना जा रहा था कि ये कांग्रेस का नेता है, कांग्रेस का, हालांकि रमन सिंह ने कहा कि ये कांग्रेस छोड़ के बीजेपी का दामन थाम चुका था। तो पूरे वहां पे लोकल अखबारों में जो है फ्रंट पेज एड्स दे रहा है। ये मतलब इसकी माफी ऐसा तो नहीं हो सकता है कि अगर ये इस तरह की करतूतें कर रहा था, किसी भी मीडिया हाउस को कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन फुल पेज एड सब ले रहे हैं, विज्ञापन सब ले रहे हैं। तो राइट फ्रॉम आवर कॉर्पोरेट ओनरशिप्स टू द फैक्ट कि आज हम इतनी ध्रुवीकरण देखते हैं न्यूज रूम्स में, मीडिया वाले जब खुद ही यूनाइटेड नहीं होंगे तो हाउ विल पीपल, ऑर्डिनरी पीपल कम इन बैक जब मीडिया के खिलाफ गोलियां चलती है या जो मीडिया पर्सन्स मारे जाते हैं। ठीक बात। शार्दुल, आपको जोड़ रहे मैं थे। एक छोटी सी बात कह रहा था, जो आपने सवाल पूछा उससे जुड़ा। अब लोग थोड़ा सा सेल्फ प्लग भी हो जाता है। पारंपरिक मीडिया की विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है अपने कारणों की वजह से भी उसके, पर उसके पीछे राजनीति भी कारण है। राजनीति ने मीडिया की क्रेडिबिलिटी को और उसका जो जैसे यूनिवर्सल सार्वभौमिक उसका प्रोटेक्शन रहता था ना, जो जिसका जिक्र अतुल और रमन सर कर रहे थे, कि सब लोग मीडिया से उलझते नहीं थे बल्कि उनसे बात करने को आगे आते थे। चाहे वो आपने देखा हो कि जो कई बार हम बात करते हैं कश्मीर में जो जर्नलिज्म हुआ था, जो जाके बात करते थे उग्रवादियों से भी, तो उग्रवादी भी बात करने को रहते थे क्योंकि उन्हें मीडिया पे भरोसा था। राजनीति ने और कुछ मीडिया वालों ने मिल के अपनी विश्वसनीयता और अपने को जो जो आवरण रहता था प्रोटेक्शन, उसे खत्म कर दिया है। न्यूज लॉन्ड्री वही कोशिश कर रहा है कि सच्चाई से हम पत्रकारिता को आगे बढ़ाएं, कम से कम हम बात तो कर सके लोगों से। हम किसी की तरफ नहीं है, हम केवल खबर की तरफ है। ठीक बात। सुमिता, आप कुछ जोड़ना चाहते हैं इस मामले में एज अ नहीं, रिपोर्टर? नहीं। तो हम अपने अगले सब्जेक्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि दिल्ली के चुनाव से जुड़ी खबर है। और दिल्ली के विधानसभा चुनाव 5 फरवरी को मतदान होगा, 8 तारीख को नतीजे आएंगे। और मोटी मोटा देखें तो आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी मैदान में है, साथ में कांग्रेस पार्टी भी है। पिछली बार कांग्रेस पार्टी 4% वोट पे सिमट गई थी, उसकी कोई सीट नहीं आई थी। ऐसा पहली बार हुआ जो पार्टी 15 साल तक 3 टर्म में लगातार जीतती आई थी, वो पिछले 2 टर्म से इस स्थिति में पहुंच गई है कि उसकी संख्या 0 हो गई है। ये एक मोटी मोटा स्थिति है। आम आदमी पार्टी सबसे डोमिनेंट फोर्स रही पिछले 2 टर्म में। एक बार 67 सीटें, दूसरी बार 62 सीटें। और पीछे से भारतीय जनता पार्टी है, जो कि पिछले 30-35 साल से, करीब 25 साल से दिल्ली की सत्ता से बाहर है। और वो कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह से एक बार वो दिल्ली की सत्ता में फिर से वापसी करे। आखिरी टाइम 1998 में वो दिल्ली की सत्ता में थी, जब मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा और सुषमा स्वराज मिलकर एक 5 साल का टर्म पूरा किया था 3 मुख्यमंत्रियों ने, और उसके बाद से दिल्ली की सत्ता से भाजपा बाहर हो गई थी। ये छोटा सा एक ब्रीफ हिस्ट्री है दिल्ली की विधानसभा का। और विधानसभा काफ़ी पुरानी है वैसे, बीच में कुछ समय के लिए सस्पेंड भी रही, फिर 93 में बहाल हुई, वो सब अलग चीज़ें हैं। तो जो अभी की स्थिति है उसमें अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी सत्ता में आई, और उसके बाद आपको पता है कि एक बड़े आंदोलन के जरिए आई। और उस आंदोलन का जो सबसे बड़ा जो ध्येय था, उसका जो आप कहें नारा था, जो उसकी सबसे बड़ी ब्रांडिंग थी, वो थी आम आदमी पार्टी, जो कि उनके नाम से था। और वो उसमें ये था कि अरविंद केजरीवाल ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी की कि वो बहुत प्रो पीपल उनका एक अप्रोच रहा, जो कहते थे कि भाई इस तरह से होना चाहिए राजनीति में, नेताओं को सादगी से रहना चाहिए, नेताओं को घर नहीं लेना चाहिए, कार नहीं लेनी चाहिए, सुविधाएं नहीं लेनी चाहिए। बहुत सारी बातें उस दौर की हैं अरविंद केजरीवाल को। और आज 10 साल 12 साल के बाद आप जब चाहें तो अरविंद केजरीवाल को हम, ये जो हमारा डिजिटल दौर है, जो टेक्नोलॉजी का दौर है, इसने पोस्ट ट्रूथ एरा का एक बहुत खूबसूरत सा वो दिया है कि आप जब चाहें तब पीछे और आगे वाले को एक साथ सामने लगाकर बिठा सकते हैं और दिखा सकते हैं। तो वो अरविंद केजरीवाल तब के और अब में आप वो अंतर देख पाएंगे कि जो अरविंद केजरीवाल अपनी एक वैगनार से चलने को लेकर, घर से वैगनार से आते थे बतौर मुख्यमंत्री, वो अरविंद केजरीवाल अब कैसे चलते हैं, किस तरह से रहते हैं। उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं शीश महल के। 45 करोड़ रुपए कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने घर के रेनोवेशन पे खर्च किए। और 33 करोड़ 45 करोड़ टोटल, 40 पहले 33 था, बाद में वो 3 बार उन्होंने उसको रिवाइज किया। तो ये कहा जा रहा है आरोप। हमारे पास कैग की रिपोर्ट नहीं है, कैग की रिपोर्ट के थोड़े मोड़े हिस्से हैं जो कि इंडियन एक्सप्रेस ने किए हैं, तो वो आप उसको पढ़ वो सकते रिपोर्ट हैं। भी अभी ऑफिशियल नहीं है। ऑफिशियल नहीं है। तो एक बात ये है, और दूसरा ये कि ये सब भारतीय जनता पार्टी जो इसको सबसे बड़ा मुद्दा बना रही है, शीश महल को, उसका ये कहना है कि भाई ये किस तरह से इन्होंने इसको आगे बढ़ाया। जबकि मनोज तिवारी जी उनके नेता हैं कि जब
कोविड अपने पीक पे था साल 2020 से 2021 के बीच में, उस समय में इस रिनोवेशन को आगे बढ़ाया गया और पुश किया गया। ये सारी चीज़ें हैं, जब लोग मर रहे थे, ऑक्सीजन की कमी थी। ये भाजपा कह रही है। ये वो भाजपा कह रही है जो उसी पीक कोविड के दौर में सेंट्रल विस्टा को तमाम नियम कानूनों को बदलाव करके लगातार कंटिन्यू कर रही थी कि कैसे 20,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल का एक करीब का प्रोजेक्ट था, जिसको कहा जाता था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूंकि दूसरी बार एक बहुत बड़े मैंडेट के साथ देश की सत्ता में आए हैं, तो वो अब अपनी एक छाप छोड़ कर जाएंगे। उनका अपना एक वो होगा, सेंट्रल विस्टा होगी, जिसको लोग याद करेंगे कि मोदी के रूप में कोई आया था। उस अहंकार से जोड़कर लोग देख रहे हैं, तो वो भी उसी दौर में पास हो रहा था भाई 20,000 करोड़ का। और उसकी बड़ी आलोचना थी कि ऐसे दौर में जब देश ऑक्सीजन जैसे बेसिक बुनियादी चीज के लिए जूझ रहा है, जिसमें अलग अलग दावे हैं, कहीं 5 लाख मरने की बात है, कहीं 8 लाख मरने की बात है, कहीं 42 लाख लोगों के मरने की बात है जिस पैंडेमिक में, उस पैंडेमिक में ये सारी चीजें हुई। वो आरोप लगा रही है शीश महल का, और शीश महल के आरोपी आरोप लगा रहे हैं राजमहल का कि मोदी खुद एक राजमहल में रहते हैं। ये एक मेजर जो इस चुनाव के मुद्दे हैं। आम आदमी पार्टी ने इसके अलावा कुछ चीज़ें की जो कि उनकी सत्ता में वापसी, सत्ता में आने की बड़ी वजह रही। उसमें फ्री बिजली है, फ्री पानी है, मोहल्ला क्लिनिक जैसी बुनियादी हेल्थ की सुविधाएं हैं, स्कूलों का कायाकल्प की बात है कि किस तरह से उन्होंने प्राइमरी जो सरकारी स्कूल थे, जिनमें आमतौर पर अब लोग अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते देश के दूसरे हिस्सों में, दिल्ली के स्कूल करीब कमोबेश प्राइवेट स्कूलों की तरह चमक दमक। और शिक्षा कैसी होती है, नहीं होती है, ये एकदम अलहदा मुद्दा है, क्योंकि हम वहाँ पढ़ते नहीं, हम वहाँ जाते नहीं, तो टीचर कितने योग्य वो एक अलग चीज़ है। लेकिन स्तर उसका बहुत अच्छा किया है उन्होंने, उसको अपग्रेड किया है, इस बात में कोई शक नहीं। ये दिल्ली की स्थिति है। अब तीसरी बार क्या चौथी बार कहें, एक 49 दिन का और एक पीरियड था उनका मुख्यमंत्री का, तो चौथी बार अरविंद केजरीवाल की पार्टी आ रही है। और जब इस बार आ रही है तब उसके ऊपर शीश महल के आरोप हैं, उसके ऊपर शराब जैसे नई शराब नीति बनाकर, आबकारी नीति बनाकर उसमें घोटाले के आरोप लग रहे हैं। इन सब घोटालों से और 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी, इन सब से जूझकर उनको चुनाव जीतने की चुनौती है। स्मिता और शार्दुल, सबसे पहले मैं स्मिता आपसे, आपने लगातार इस पार्टी का उदय देखा, इसका फॉर्मेशन देखा, इसकी पॉलिटिक्स देखी, और फिर अरविंद केजरीवाल के का वो जो मैंने बताया कि उनके चरित्र का कॉन्ट्रडिक्शन देखा है। पहली कमेंट्री आपकी। देखिए, ये निश्चित रूप से ये जो पूरी लड़ाई है, ये इस वक्त जो आपकी लेबल्स लग रहे हैं, चाल चरित्र चेहरे वाला, जो बीजेपी का एक तरीके से उनका लोगो है उस पर, और ये उसकी लड़ाई हो गई है। केजरीवाल बनाम मोदी, ये ऑर्डिनरी इंडियन को कौन रिप्रेजेंट करता है, और दोनों ही ओर से जो दावे किए जाते हैं, मतलब एक तरफ अरविंद केजरीवाल मफलर मैन वाली उनकी इमेज, खास कर सड़कों पर, फुटपाथ पर लेट कर जो उन्होंने राजनीति की, रोज अप द रैंक्स एज अ स्ट्रीट फाइटर। और निश्चित रूप से आपने जिसका जिक्र किया, 2013 में जो है भव्य जीत हुई, जिस तरीके से फिर वो जीत शीला दीक्षित की तब की सरकार को हराना, तमाम सारी, आपको निर्भया हुआ था, अन्ना हजारे हुआ था, बहुत सारी ऐसी वजह थी। और तो एक तो प्रॉब्लम ये है कि उनको पता है कि इस बार अनलाइक द लास्ट 2 टर्म्स, ये जो आरोप हैं, दे आर स्टिकिंग टू आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी ये नहीं कह सकती है कि इनके कोई खरीदार नहीं है इन एलिगेशंस के। हैं, उनको भी नजर आ रहा है कि इस बार जो है वेव दिख नहीं रहा है दिल्ली में। 2 टर्म में वेव हो गया, एंटी इनकम्बेंसी बहुत स्ट्रॉन्ग। तो उनको पलटवार करने के लिए जो मुद्दे चाहिए, उसको उनको ये दिखाना कि क्योंकि यहाँ की जो लड़ाई है, अब उसमें वो अपने आप को जो है प्रवेश वर्मा के खिलाफ वो नहीं खड़ा कर रहे हैं, केजरीवाल यही खड़े करें, बिकॉज द एंटायर आम आदमी पार्टी कैंपेन इज अबाउट केजरीवाल। और वो एआई जनरेटेड इमेजेस हो जिसमें अंबेडकर साहब उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, वो सांता क्लॉज बनकर घूम रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज हो जो पूरा का पूरा गाना ही है आम आदमी पार्टी का, दैट इज फिर आएंगे केजरीवाल। तो ये केजरीवाल सेंट्रिक है। तो केजरीवाल इज ट्राइंग टू शो कि मेरी जो पूरी लड़ाई है वो सीधे नरेंद्र मोदी से, और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई नरेंद्र मोदी जो खुद को ये कहते हैं कि मैं तो एक फकीर हूँ और वो चाय वाला रहा हूँ, कि उनकी छवि वो नहीं है जो वो कहते हैं। हाँ। तो हालांकि ये जो बहुत सारे आरोप संजय सिंह लगा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि संजय सिंह खुद भी कन्विंस्ड होंगे इन आरोपों को लेकर, ये जो 300 करोड़ के कारपेट और शैंडिलियर, और देखिए प्रधानमंत्री निवास, अरे कैरिकेचर बना दिया इन्होंने इस पूरे मुद्दे को। हाँ, तो मतलब वो बहुत ही जो है वो जबरदस्त जो है, मतलब सिक्सर की जगह 12 रन एक बॉल में देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तो मतलब अजीब सा सिचुएशन हो रहा है। तो
प्रॉब्लम ये है कि दोनों ही पार्टियों के बीच में अगेन इफ यू सी, एक तो मतलब अब इन लोगों ने जो कैंपेन के पहले मतलब इलेक्शन डेट्स अनाउंस होने के पहले अपनी जो स्कीम्स अनाउंस किए, उसमें जो महिला सम्मान योजना है या हॉस्पिटल्स में जाने वाली योजना है, जो लगा कि इनके लिए पॉजिटिव एलिमेंट्स है, उनको लेकर जो है ब्यूरोक्रेसी ने अड़ंगा लगा दिए। तो कैंपेन को भी एक तरीके से डाइवर्ट किया गया फ्रॉम द योजनास एंड द पॉलिसी, उन पर बात नहीं हो रही है। कैंपेन पर इस वक्त बात यही हो रही है कि भैया किसने तो एंटी करप्शन वाले फ्लैंक से आए हुए एक पार्टी को भ्रष्ट दिखाने के लिए अगर ये शीश महल के पूरे आरोप लगाए गए, जो नरेंद्र मोदी ने शुरुआत की रोहिणी की अपनी रैली से, जब वो घर देने जा रहे थे, जिन्होंने कहा कि मैंने कभी कोई घर नहीं बनाया। देखिए सेंट्रल विस्ता वाली बात थोड़ी अलग है, क्योंकि सेंट्रल विस्ता हालांकि वाज अ वेरी कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट। सेंट्रल विस्ता किसी के रहने वाला मकान नहीं है, नहीं, उसमें प्रधानमंत्री का अलग घर बन रहा है, प्रधानमंत्री का नया निवास बन रहा है उसमें, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो इसीलिए आम आदमी पार्टी देखिए उनकी जो एयर इंडिया वन की जो अपग्रेडेशन है उसको लेकर भी मुद्दा बनाया जा रहा है। तो उसमें आपने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, आप एयरफोर्स की तरह जो है तर्ज पर आप उसको अपग्रेड कर रहे हैं। तो ये एक दूसरे पर चिपकाने की कोशिश है कि कौन कितना ज्यादा भ्रष्ट है, कौन आम आदमी को सही में जो है रिप्रेजेंट कर रहा है इस मुद्दे पर। लेकिन निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी को ये रियलाइजेशन है कि इस बार की चुनाव टफ है, एक तो ट्रायंगुलर होकर भी टफ है, कांग्रेस भी है फाइट में, बीजेपी भी है फाइट में, दूसरा पाक साथ छवि लेकर वो नहीं है। तो ये बैटल ऑफ नैरेटिव्स है इस पर। ठीक बात है। किस नैरेटिव पर लोग कितना यकीन करेंगे, ये 8 फरवरी के लिए हमें इंतजार करना होगा। रमन सर, मैं शीश महल की बात हो रही है। हाँ तो लेट 90s में मैं मेट्रो एडिटर था इंडियन एक्सप्रेस के साथ। हाँ। ठीक है, 98 99। तो उससे भी पहले की बात है, इनफैक्ट मैं इन्वेस्टिगेटिव ब्यूरो में था, अब याद आ रहा है मुझे। तो एक खबर हमको आई, हमारे हर 15 दिन में मीटिंग होती थी एडिटर के साथ। तो उसमें एक खबर आई कि जो नए आर्मी चीफ आए हैं, तो उन्होंने मैं नाम नहीं लेता उनका, लेकिन उन्होंने अपना पूरा ऑफिस रेनोवेट दोबारा से करवाया है। और उन दिनों की बात है, 25 लाख रुपया खर्च किया है। तो हम बीइंग द इन्वेस्टिगेटिव ब्यूरो, हम सब, ऋतु भी होती थी, मैं भी था, बाकी लोग भी थे, कोई और एक रिपोर्टर थी, वो लेकर आई थी ये खबर, ये लीड लेकर आई थी। तो उसको उसी समय हमने टर्न डाउन कर दिया था कि ये मतलब कि ये जो 25 लाख अगर खर्च कर दिया, उसका मतलब कि रेनोवेशन पे खर्च कर दिया, तो दिस इज समथिंग विच वाज नॉट न्यू एट दैट टाइम। क्योंकि कई और भी अपवाद आए कि जो भी मिनिस्टर आता है अपना ऑफिस हमेशा चेंज करते हैं। इनफैक्ट आज अगर आप आरटीआई अप्लाई कर दें, जो हमारे रिपोर्टर्स को करना चाहिए, अगर आरटीआई अप्लाई कर दें, सभी मिनिस्टर्स जिन्होंने जो अभी नए जब स्वेरिंग इन सेरेमनी ली के बाद अपना ऑफिस ज्वाइन किया, उनके ऑफिस में जिन्होंने रेनोवेशन पे कितना पैसा खर्चा है वो निकाल लीजिए आप, आपको पता चल जाएगा। नंबर एक तो एक वो है कि ये एक अपवाद नहीं है, ये ऐसा होता है, नंबर एक। दूसरा, अगर आप देखेंगे कि मेजोरिटी ऑफ ये केजरीवाल के उसमें भी मेजोरिटी का जो खर्चा है वो सिक्योरिटी के ऊपर हुआ है। वो जो आजकल जो मॉडर्न सिक्योरिटी की कार अंदर नहीं आ सकती है, अचानक वो सब नीचे से स्पाइक्स आ जाएंगे, वो तो उसके ऊपर काफ़ी मेजर खर्चा हुआ है। तीसरा, आपने जो खबर लीक करवाई है धीरे धीरे, तो एलजी ऑफिस ने या जिसने भी करवाई है, ये लगता तो वही है, तो उसमें अगर आप देखेंगे कि जो बातें की हैं कि सोने का टॉयलेट, तो आप ये तो बीजेपी कह रही है, मतलब तो आप दिखा क्यों नहीं देते हैं? आप सोने के टॉयलेट, सोने का टॉयलेट केवल ट्रम्प के घर में है और किसी के घर में और बार पहली बात तो मुझे बहुत डिस्गस्टिंग ये लगता है कि मतलब सोने के टॉयलेट पे क्या ही कोई जाएगा पॉटी करने। तो यार। तीसरा पे जाता है बस। नहीं, तीसरा ये है, आई थिंक वो कह रहे हैं कि एक टॉयलेट मिसिंग भी है, उखाड़ के ले गए टॉयलेट जाते जाते। मार्केट में गॉड से ज्वेलरी बनवा रहा है, वो तीसरा मेरे को ये लगता है कि ये ऑफिस, हाँ, मतलब कि अगर आप एक प्रथा लेकर आए या एक कानून बनाए कि भाई जो लोग आते हैं वो रेनोवेशन के ऊपर इतना पैसा खर्च कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते, पर सबके सब रेनोवेट करवाते हैं, सबके सब है। और दूसरा, ये घर उसका अपना पर्सनल घर तो है नहीं।
अगर ये जाएगा सीएम तो दूसरा सीएम आएगा, वो भी भी वो renovate करेगा। वो भी सोने की कमेट पे बैठेगा। वो भी हाँ वो भी वो अवेल करेगा टाइटेनियम का इसको। कमोड बनवाएगा। तो एक ये भी है। तो इनफैक्ट आम आदमी पार्टी का जो प्लैंक है एंटी करप्शन, ये शुरुआत ही एंटी करप्शन से हुआ था। हाँ, तो बीजेपी का जो स्ट्रेटजी है वो कमजोर इसके करना। ऊपर अटैक करना, नहीं कमजोर नहीं, इसके करप्शन, इसको करप्ट, साबित दिखाना। वही उनके उस प्लान को उसको कमजोर corrupt करना। दिखाना। हाँ, तो उसमें आपने एक्साइज में कर दिया, शराब और उसके वाले बाद अब इसमें हम्म। करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रूव अभी तक कुछ नहीं हुआ है। नहीं हुआ। कायदे से ये जो पूरा खर्च का मामला है, 45 करोड़ है, जो भी है, एक तो सबसे बढ़िया तरीका है कि आप एक गाइडलाइन बना दीजिए। मुख्यमंत्री 1 करोड़ का घर रेनोवेशन पे खर्च कर सकता है, कैबिनेट मिनिस्टर 80 लाख खर्च कर सकता है, एमपी 50 लाख कर सकता है। आप एक लाइन तो बना दो, एक बात, ये तो एक तरीका है। दूसरा, जो कहानियां हैं, मतलब भारतीय जनता पार्टी के पास क्योंकि 1000 मुंह है, तो वो 1000 बातें कह सकती है। और मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं अरविंद केजरीवाल को कोई बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। अरविंद केजरीवाल ने के बहुत सारे डाइवर्जन हैं। 2012 से अब तक अरविंद केजरीवाल को आप 50 तरीकों से घेर सकते हैं, उनके सवाल कर सकते हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। हम 100% श्योर, 50 फैक्ट मेरे पास है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन नरेंद्र मोदी का जो वो है ये, और जो 50 मुंह से बकवास कई बार फैला देती है, मतलब ये कोई भरोसा करने की बात है कि सोने का कमोड कोई मुख्यमंत्री आप मुख्यमंत्री हाउस में, आवास में लगवाएगा, एक बात। दूसरी बात ये कि अगर मोदी की तुलना किसी से हो सकती है तो मनमोहन सिंह से, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं, इमीडिएट मनमोहन सिंह के सरकार में से होनी चाहिए कि मनमोहन सिंह ने कितने ऑस्टेरिटी से अपनी सरकार चलाई और इनके दौर में किस किस ऑस्टेरिटी से सरकार चल रही है। पूरा का पूरा जो कारों की फ्लीट है चेंज कर दी गई, उसमें 12-12 करोड़ की 6 कारों का एकदम नया आ गया। जबकि मर्सिडीज हुआ करती थी, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में पूरी फ्लीट जुड़ी थी, वो कंटिन्यू कर रही थी मनमोहन सिंह को, उस सबको खारिज करवा दिया गया। एयरफोर्स 1 का जिक्र किया इन्होंने, हवाई जहाज का, कैसे पूरा का पूरा चेंज कर दिया गया, करोड़ों रुपए। जो लग्जरी मोदी के कैवलकेड के ऊपर इस देश ने खर्च किया है, उसका कोई तुलना नहीं है। इसका कोई ऑडिट, कोई रिपोर्ट आज तक नहीं है कि मोदी ने आने के बाद 7 रेस्कोर, जो आजकल कल्याण मार्ग हो गया प्रधानमंत्री के आवास में, कितने बड़े पैमाने पर रिनोवेशन किया गया है। इसका कोई ऑडिट नहीं है, कोई खर्च नहीं है। मनमोहन सिंह ने अपने रहते रहते ऑस्टेरिटी ड्राइव चलाई थी, सारे मंत्रियों के खर्चों को वो कर दिया गया था। उस समय अगर याद हो तो सबसे बड़ा मुद्दा बना था कि शशि थरूर जाके यहाँ पर ताज मानसिंह होटल के सूट में रह रहे थे, राज्य मंत्री थे, स्टेट मिनिस्टर थे, और वहां पर रह रहे थे क्योंकि उनको अपनी मनपसंद का बंगला तक अलॉट नहीं हुआ था, क्योंकि वो एंटाइटल्ड ही नहीं थे, फर्स्ट टाइमर थे और क्या वो थे। तो उसका जो खर्च था, फिर शशि थरूर को अपने खर्च अपने जेब से भरना पड़ा था, और ऑस्टेरिटी की पूरी ड्राइव चल गई थी। और जब मीडिया ने उनसे सवाल पूछा तो फ्रस्ट्रेशन में उनका एक ट्वीट आया था, क्योंकि अगर आप लोगों को याद हो तो भारत की राजनीति में जो ट्विटर का पूरा कैंपेन और ट्विटर स्टारडम शुरू हुआ है, वो शशि थरूर से शुरू हुआ। ही वाज द फर्स्ट पॉलिटिशियन हु स्टार्टेड ट्विटरिंग ऑन ऑल दिस थिंग। वहां पर उन्होंने कहा था कि आई कैन नॉट ट्रैवल ऑन इन कैटल क्लास, इकोनॉमी क्लास में कैबिनेट मिनिस्टर्स के लिए मनमोहन सिंह की कैबिनेट ने रूल बनाकर ऑस्टेरिटी के गाइडलाइंस तय की थी कि मिनिस्टर भी हवाई जहाज में इकोनॉमी क्लास में ही चलेगा। और उस पर उन्होंने कहा था कि आई कैन नॉट ट्रैवल इन कैटल क्लास। उसके लिए इतनी गाली, इतनी लानत मलानत हुई थी शशि थरूर का, मुझे याद। तो ये सारी चीजें लोग भूल जाते हैं। मोदी के काल में हम इसका एग्जैक्ट अपोजिट देखते हैं, अपुलेंस देखते हैं, बहुत वल्गर प्रदर्शन देखते हैं चीज़ों का, ये सब उस पर कोई सवाल नहीं करता। तो ऑस्टेरिटी एकदम डिफरेंट चीज़ है, उस पर एकदम अलग से बात होनी चाहिए, और साथ में वो गाइडलाइंस क्या होंगी, और उसको जब हम तय करेंगे तो जो मीटर है वो सबके लिए एक समान होना चाहिए, कि हम मोदी के वो उस पर तो बात ही नहीं करें और एक आदमी की बात करें और उसमें भी तथ्य नहीं, बकवास वाली बातें हों, तो ये बेमतलब की बातें। आप आरटीआई सिर्फ मिनिस्टर नहीं, आप आईएएस ऑफिसर जो बड़े बड़े सीनियर है ना, सेक्रेटरी उसका भी निकाल लीजिए, उसका भी निकाल लीजिए। सब के सब रेनोवेट करते हैं और तगड़ा करते हैं। कईयों को तो मैं जानता हूँ घर तक भी रेनोवेट करवाते हैं वो। तो ठीक बात है। तो एक बात सबसे पहली भूमिका के रूप में मैं कहना चाहूंगा, ये सबसे मेरे दिमाग में आई, दुनिया में जितने भी भ्रष्ट देश आप देखेंगे जहां जनता को एक्सप्लॉइट किया जाता है, वहां राजनेताओं के घर बड़े आलीशान होते हैं, हमेशा। जितने आप चाहे डिक्टेटरशिप्स में तो खास तौर से वहां तो महल ही बनते हैं। हाँ, तो ये भी एक एम्ब्लेमेटिक है। अब अगर हम सिस्टमिक बात करें तो कोई व्यक्तिगत बजट होना ही नहीं चाहिए।
आप एक मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड सेट करें कि भाई कोई भी सांसद को ये चीजें ये चाहिए। इंटाइटल्ड है। नहीं, घर ऐसे बनेगा, वो घर में कुछ भी दिक्कत है तो उसका एक आप डिपार्टमेंट बना दीजिए, उसमें नहीं, कोई वो दिक्कत है डिपार्टमेंट। मसला ये है कि आपको एक लाइन खींचनी सीएम का है, डेजिग्नेटेड उसका डेजिग्नेटेड घर है, आप बना दीजिए, उसमें इतनी चीजें, इसके ऊपर चाहिए तो वो आप अपने खर्च से लाके लगाओ नहीं भाई, वहां पे, आप- सोने का कोमोड लगाओ, कुछ और नहीं, लगाओ, नहीं, लेकिन वो कमोड- अपने कैसे से देखिए, वो लगाओ। मैं कमोड वाली बात भी कर रहा था। जो इंफ्रास्ट्रक्चरल चीजें हैं, जो बेसिक उस घर के अंदर जो किसी भी मकान में होती हैं, उसमें कुछ दिक्कत आए तो वो रिपेयर करेगा डिपार्टमेंट, वो उसका काम है। अब आपको अपनी पसंद के पर्दे लगाने हैं तो भाई तुम जो मर्जी लगाते रहो, अपनी जेब से अपनी लगाओ, जेब से लगाओ। वहां तो वो- मिनिमम चीज बनी रहनी चाहिए। इसका अलग से क्यों खर्चा हो रहा है? मुझे हंसी आई जब आप कह रहे थे वो वैगनआर से आते थे, दिमाग से निकल गई थी। अगर तथाकथित तौर पे माना जाए कि सीएजी के आंकड़े सही हैं, तो जिस कार में वो आते थे उतने का अब एक पर्दा है 5.5 लाख का। जो रिपोर्ट आई नहीं नहीं, दूसरी बात एक बात बताएं। हाँ, पर्दा ठीक है, महंगा है, सब कुछ है, लेकिन अब आप 700 स्क्वायर फीट का मकान का अगर आप इंटीरियर कराते हो ठीक ठाक, उसमें 20-25 लाख खर्च हो जाते हैं। ज्यादा से हाँ, ज्यादा। मैंने हाँ मतलब कि 20-25 लाख में तो चलो महल बन हमने जाएगा, पर्दे 10-15 दो लाख में भी अच्छे हैं? बन अरे जाएंगे। मैं बजट 10-15 करता हूँ, लाख में बहुत ये अच्छे बन बजटिंग जाएंगे। की किसने? मैं करता हूँ फ्री में 0.1% नहीं, कमीशन पे। हम आपको करके देंगे दुनिया। सुमिता, यू वांट टू ऐड एनीथिंग नहीं, ऑन अभी दीस अभी पॉलिटिशियंस अभी ऑपिनियंस? अभी मुझे और भी बात अच्छा, करनी अरे है। बहुत सारी, अभी तो हाँ, बहुत कुछ है। देखो, पेज भर के लिख लिया मैंने। तो व्यक्तिगत बजट तो पहली बात होना ही नहीं चाहिए। आपके घर में कुछ मिनिमम दिक्कत हो, भाई आपको फ्लोरिंग से क्या मतलब मुख्यमंत्री होने पे? आप जो मर्जी जैसे मर्जी रहो। देखिए, एक मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड आपको सरकार देगी, बाकी आपको जो ऐड करना है वो खुद कीजिए। पहली बात तो ये। दूसरे, इसका राजनीति से भी जुड़ा है। जब हम चुनाव की बात कर रहे हैं, भाजपा से ये एक्सपेक्ट करना कि सारी बात सच होगी, ये तो आप छोड़ ही दीजिए। इतने दिन में 10 साल में हम देख ही चुके हैं। लेकिन मुझे कांग्रेस की रणनीति समझ नहीं आती। नहीं, अब ये विषय थोड़ा सा इधर हो गया शीश महल राजमहल से, लेकिन दिल्ली में स्थानीय भाजपा का नेतृत्व गौण है, खत्म था इतने दिनों से। और सारी विरोध जो आपकी सरकार का कर रहे थे वो अजय माकन कर रहे थे। लेकिन संदीप दीक्षित कर रहे थे। संदीप दीक्षित भी थोड़ा बहुत कर रहे थे, पर अजय माकन उसके सबसे सामने नजर आते थे। उन्होंने अभी भी उनको देशद्रोही बताया, अरविंद केजरीवाल को। अब लोकसभा चुनाव में मिक्स होने के बाद वो सब धरा रह गया। और मैं एक सर्वे देख रहा था, आई थिंक वो सी वोटर का था, किसका, कि दिल्ली की जनता के नजर में आज भी सबसे अच्छे मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ही है। हाँ, लेकिन कांग्रेस का सुपड़ा 2 साल से नहीं, कांग्रेस उसको भी इनकैश नहीं कर, इवन उसके अपने ऑफिशियल कैंपेन में कहीं नहीं। मैं आम जनता से कई बार कहूं तो शीला जी अच्छी थी, शीला जी अच्छी तो थी। शीला की दिल्ली का सेंटिमेंट तो है, लेकिन कांग्रेस के कैंपेन में वो सब गायब है यार। तो अजीब सा उनकी रणनीति है। और एक खैर, आखिरी कांग्रेस बात, की रणनीति पे आपको क्या चिंता करना? कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने के अलावा भाजपा अपना नेतृत्व तो ला नहीं रही, लेकिन वो किसी तरह से चाहती है कि ये भ्रष्टाचार का जो चस्पा है वो अरविंद केजरीवाल के ऊपर लग जाए, चिपक जाए। और इस बार कम से कम इतना तो दिखाई दे रहा है, बाकी तो आप बात करेंगे, कि जैसे पहले 2 विधानसभा में दिख रहा था साफ कि आम आदमी पार्टी बिल्कुल झाड़ू मार जाएगी, अब की बार ऐसा नहीं लग रहा। नहीं, पिछली बार हाँ। भी इतना नहीं लगा था कि वो 62 ले आएंगे। ये ये था कि 55 नहीं, बट सर ये लग रहा था ना कि 50, उनका जीतना निश्चित है 50। हाँ, इस इस बार। बार भी लोगों का यही कहना है कि गिरते पड़ते भी, क्योंकि उनकी जो स्कीम्स हैं वो इतनी पॉपुलर हैं, और वो झुग्गियों में, और वो जो वोटर है अभी भी बहुत उसका सपोर्ट है, तो गिरते पड़ते भी 45 से ऊपर जा सकते हैं, 45-50 के बीच में वेरी कर सकते हैं, लेकिन सरकार बना सकते हैं। तो उनकी एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन उनकी लोकप्रियता इतनी भी गिरी नहीं है। संविदा नेताओं के इस पूरे, हम लोग तो बहुत सिनिकल होते हैं ना, पत्रकार खास करके, ये साला महल में रह रहा है तो बहुत सर गड़बड़ नो, हमारे एज पैसे अ से। रिपोर्टर जो मैंने ऑब्जर्व किया है, मतलब बीजेपी जो शीश महल वाला इशू है ये लोकसभा से पहले से उठा रही है, 2024 हाँ। लोकसभा इलेक्शन से। और वो उन्होंने जितने भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किया उसमें कहीं ना कहीं, मतलब अगर एयर पोल्यूशन की बात हो रही है तो वो बोलेंगे केजरीवाल तो शीश महल में रह रहा है, तुमको एयर पोल्यूशन का क्या पता होगा। तो वो ऐसे स्टेटमेंट्स उठाती है। लेकिन जो रमन सर ने बात बोली कि वो कैग रिपोर्ट का आना और एकदम से इस कैंपेन को जो स्तर दिया गया उसी दिन, हाँ। वो टाइमिंग बहुत थोड़ा ऐसा सरप्राइजिंग है और डाउटफुल, बहुत स्केप्टिकल, मतलब डाउटफुल भी करती है, क्योंकि इससे पहले तक वो जिस दिन कैग रिपोर्ट के आने से पहले तक वो बीजेपी का एक मेन कैंपेन का नैरेटिव नहीं था, वो सब मेन जगह नैरेटिव नहीं था। ठीक बात है। लेकिन जिस दिन कैग रिपोर्ट आती है उसी दिन वो रोहिणी की रैली, कैग रिपोर्ट भी अनऑफिशियल। हाँ, अभी unofficial। वो वही वो जो एक्सप्रेस में खबर छपती है, जो सब न्यूज़पेपर्स में खबर छपती है, उसी दिन सुबह, उसी दिन नरेंद्र मोदी की रैली थी। उन्होंने दिल्ली का कैंपेन एक तरीके से किक स्टार्ट करना था।
उसी दिन बीजेपी ने पहली बार वो शीश महल के 3D मॉडल वो बना के उसी दिन वो सुबह लेके आई हुई थी, वो रैली के बाहर रखे हुए थे और वो मॉडल्स कुछ 8-10 ट्रक्स पे रखे हुए थे और वो ट्रक्स वो पूरे उस एरियाज में वो घुमा रहे थे और वो ट्रक्स वो मॉडल 3D मॉडल्स को शीश महल के उन्होंने मोदी की रैली के बाहर ऐसा सेल्फी पॉइंट रखा था। सो उस दिन वो ऑफिशियल अनऑफिशियल वो रिपोर्ट का आना और बीजेपी को So you are saying कि there is some पॉपुलर नैरेटिव coordination. देना, उस पॉपुलर नैरेटिव को देना वो एक उस दिन शक के पैदा करता है। वो उस अनऑफिशियल रिपोर्ट के बाद हुआ है। तो मुझे एक चीज बस इसमें जोड़ना है, वो ये मतलब ये एक डेविल्स एडवोकेट यहाँ पर मैं प्ले करना चाह रहा था कि रमन सर, स्मिता और सुमेधा तीनों लोगों से एक एक कमेंट कि एज अ जर्नलिस्ट स्कैग रिपोर्ट इंडियन एक्सप्रेस ने किया है तो हम आंख बंद करके यकीन कर सकते हैं कि इंडियन एक्सप्रेस ऐसे हवाई रिपोर्ट तो नहीं करेगी। लीकिंग सबसे बड़ा हथियार है। एज अ जर्नलिस्ट लीक हुआ वो और उससे खबर आई, वो किसके फेवर में जा रही है, किसके अगेंस्ट जा रही है, ये एज अ जर्नलिस्ट हमारा काम नहीं है, लेकिन हमारा काम है कि हमें लीक्स मिलने चाहिए। इस पर मैं क्या मैं आपको याद होगा, मैं तो 2 महीने से 1.5-2 महीने से न्यूज़ रूम में बोल रहा था कि एलजी का लगातार आ रहा है प्रेस नोट कि मैंने पहला रिमाइंडर दिया असेंबली को कि टेबल करो, सेकंड रिमाइंडर दिया टेबल करो, थर्ड रिमाइंडर दिया, मैंने कहा देखना ये लीक होगी। मैंने तो बोला एज अ जर्नलिस्ट ये लोग नहीं करेंगे, ये की कि एलजी ने एक जो ग्राउंड बन रहा है वो बहुत मतलब कि वो एक्सपीरियंस के बेसिस पे कहा कि वो जो ग्राउंड बन रहा है वो लीक करने का है वो, और वो लीक जितना इलेक्शन के पास होगा उतना ज्यादा नहीं, पर एज अ रिपोर्टर हमारे लिए हम तो चाहेंगे कि हो। देखिए स्टोरी तो स्टोरी है, एग्जैक्टली स्टोरी तो स्टोरी है, लेकिन हाँ उसका इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है। कैग इन इटसेल्फ, कैग रिपोर्ट इन इटसेल्फ कैन नॉट बी अ स्टोरी रिपोर्ट। ठीक बात। वो एक लीड देता ही है, वो लीड दिया, उस लीड को आपको वेरीफाई करिए और उसके बाद स्टोरी करिए। स्मिता बहुत संक्षेप में। आई थिंक एक मेरे प्रीवियस संस्थान में, मैं नाम नहीं लूंगी, हम लोगों की मीडिया के कॉन्क्लेव्स में एक बहुत मशहूर एंकर संपादक ने एक दफा कहा था ये कि क्यों फलाने XYZ चैनल को ही ये लीक्स मिल रहे हैं, वी शुड बिकम द चैनल ऑफ लीक्स। राइट। और उनको करेक्ट किया गया आकर कि लेट अस you want to say कि आपको inside information मिले, but there is a difference that one needs to keep in mind. It's okay to get leaks as long as you're not becoming the medium of plants. कि कोई आपको एक मीडियम के तौर पर इसलिए इस्तेमाल नहीं कर रहा है क्योंकि खबरों को प्लांट करना है किसी के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा के तहत। क्योंकि ये जो पूरी लड़ाई है इसमें जिसमें दिखाने की कोशिश है कि केजरीवाल ना केवल आम आदमी नहीं है, करप्ट है, बल्कि एक आइवरी टावर में रहते हैं जहां उनकी डिस्कनेक्ट है। अब दिक्कत इसमें यह है कि जब आतिशी मालिनी को जिस दिन रोका गया था SCM रेजिडेंस से, जब उनको निकाला गया उस दिन ये माहौल लगने लगा था कि क्लोजर टू इलेक्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा। अब इसमें कितनी अंदर खाने जो है पिछले 2 महीनों में चीजें एक्चुअली में हुई हैं, कुछ चीजें क्या प्लांट की गई हैं, ये सारे सवाल हैं जो पूछे जाने चाहिए क्योंकि ये आने वाले दिनों में इन्हें इलेक्टेड लीडर्स हैं। एट द एंड ऑफ द डे इलेक्टेड लीडर्स के खिलाफ बहुत इजी हो जाता है आप अगर मिसइंफॉर्मेशन इस तरह से स्प्रेड करवाना चाहते हैं। अगर ये मिसइंफॉर्मेशन है तो मुझे लगता है कि लीक्स तो ठीक है, और लीक्स देखिए यूजुअली पावरफुल न्यूज हाउसेस को ही आती हैं कि अगर किसी ब्यूरोक्रेट को कोई विसल की काम करनी हो तो वो देंगे टू वो टॉप न्यूज़पेपर को ही देंगे जर्नलिस्ट जिनकी एक ब्रांडिंग हो। लेकिन ये आपको तय करना है एज अ जर्नलिस्ट कि ये लीक जो है ये खबर सही है कि नहीं है, ये प्लांट तो नहीं है, सिर्फ आपका इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा है। ऑफ कोर्स एज अ जर्नलिस्ट ये आपके मीडिया संस्थान आपकी जिम्मेदारी है कि आप टूल ना बन जाए, आपके कंधे का इस्तेमाल कोई ना कर ले आपकी खबर। तो सुमिता एज अ रिपोर्टर कितना इंपॉर्टेंट है कि लीक्स मिले हमारे, या हम इसमें इस बहस में पड़ जाएंगे कि यार ये प्लांट ही है या इसमें ये हमारा एज अ रिपोर्टर लीक मिलना तो मतलब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बट देन वेरिफिकेशन मतलब अगर उसमें वो बोल रहे हैं कि 25 लाख रुपए खर्च किस पे, अगर वो सिक्योरिटी पे खर्च हुए हैं, सो एज अ रिपोर्टर आई गो एंड वेरीफाई कि क्या बाकी के CMs की भी सिक्योरिटीज पे खर्चा होता है या नहीं होता है, PM की सिक्योरिटी पे कितना खर्चा होता है। सो विल डू ऑल ऑफ दैट एंड देन decide the headline according to it, the content of the story according to it, and not just blindly publish right. रमन सर जो कह रहे थे उससे मुझे याद है दिल्ली में भाजपा के प्राइमरी एजेंट LG हैं।
ऑफ कोर्स वो इसमें उनकी कोई शक प्राइमरी नहीं। नेतृत्व है रमन दिल्ली सर में। बहुत टाइम से और न्यूज़ में एक्चुअली जो इसमें बड़ा मैसेज जो बड़ी खबर है वो ये है कि बीजेपी पिछले 15-20 साल से एक चेहरे के लिए तड़प रही है, तो वो इतना बड़ा चेहरा बनकर आए हैं, उनको बहुत जरूरत अरे है। वो एलजी स्टार कैंपेनर स्टार हाँ, कैंपेनर वो सुमिता सही कह रही है। रमन सर इस बात को महीनों से कहते आ रहे हैं कि ये एलजी भाजपा का नेता है। मैं थोड़ा सा एक ग्लिम्स देती हूँ हमारी एडिटोरियल मीटिंग का। रमन सर हमें हर एडिटोरियल मीटिंग में बोलते हैं तुम लोग एलजी को देखिए एंड आई थिंक ऑल ऑफ अस डिड नॉट डू इट बट डोंट अभी डिस्क्लोज एडिटोरियल मीटिंग्स इन मिनट्स। हाँ अंदर की बात बाहर नहीं जाने का। Right. या नहीं, स्मिता आई थिंक ये अफसोसनाक है कि ये सारी चीजों में जो है ना जो रियल मुद्दे हैं, अब देखिए हालांकि आप अभी तक नरेंद्र मोदी पर पर्सनल अटैक से थोड़ा बच रही थी। हाँ। उनके एजुकेशन पर एक दो बार कमेंट जरूर किया, आप पर्सनल अटैक्स हो रहे हैं। एक बार और पर्सनल मोदी जी के अटैक कर सूट्स- गए तो बेचारे जेल चले गए केजरीवाल जी, अब हाँ। कितना पर्सनल अटैक करेंगे। खैर वो मोदी जी के शूट वूट पर तो बहुत पहले भी राजनीति को बात भी हो चुकी है, चर्चा भी हो चुकी है, कौन कितना आम आदमी है ये तो मतलब खैर जनता तय करे। लेकिन जो एक्चुअल मुद्दे हैं, आप लोग इतनी इंपॉर्टेंट आप सीरीज चला रहे हैं, AQI, क्लाइमेट चेंज, एयर पोल्यूशन, एक्चुअली पब्लिक हेल्थ जो है, आप क्या पब्लिक हेल्थ को अफोर्डेबल करना चाहिए, इट्स अ गुड इनिशिएटिव। इन चीजों पर बात होनी चाहिए, नहीं हो रही है अभी भी जो है, बात उठपटांग मुद्दों पर हो रही है। बट मैं सिर्फ सुमिधा को कंग्रेचुलेट करना चाहूंगी, आपकी पूरी टीम को कंग्रेचुलेट करना चाहूंगी, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट सीरीज आप लोग ने चलाई है ऑन डिलीशन ऑफ वोटर्स, और ये किसी अजम्पशन के बेसिस पे नहीं कर रहे हैं, आप लोग बकायदा इन्फॉर्मेशन निकाल कर रहे हैं। सुमिधा को मैंने ट्विटर पे कंग्रेचुलेट किया था एंड आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज। Thank you. लोगों को ये जरूर फॉलो करनी चाहिए, पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये कुछ वक्त से बार बार ये कहा जा रहा है कि दरअसल खेल ईवीएम्स का नहीं है, अब खेल जो है इलेक्टोरल रोल्स का ही है। राइट। थैंक यू तो, सुमिता। तो उसके ऊपर आप रिकमेंडेशन हाँ ये तो ये दिया ना। रिकमेंडेशन है। और मैं सिर्फ लोगों को और कहूंगी कुछ? कि विकास स्वरूप जो फॉर्मर हाई कमिश्नर रहे हैं कनाडा के, हाँ। उनसे मैंने बहुत डिटेल्स में बात की थी। अभी जस्टिन ट्रूडो ने जो ऐलान किया कि अब वो कनाडा के पीएम पद से इस्तीफा दे देंगे जब उनका सक्सेसर तय हो जाएगा। राइट। तो वो आप मेरे YouTube स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट पर आप देख सकते हैं, काफी विस्तार से बातचीत है। वो नई डायलॉग सीरीज की शुरुआत है, सॉरी फॉर द सेल्फ प्लग, लेकिन उसमें आपको एक्चुअली बहुत कुछ देखने को मिलेगा ऑन इन टर्म्स ऑफ सब्सटैंशियल ठीक बात। थैंक यू स्मिता, थैंक यू उससे जुड़ने के लिए। थैंक यू, थैंक्स एवरीवन। यार ये हमारे प्रोड्यूसर का कुछ कहना है कि स्मिता भी एक दो लाइन सुना ही दें अब जाने से पहले। किस पे? कोई भी कुछ भी, कोई एक आध गाना, आज बड़ा संगीत में प्रस्तुति हो गई कह रही। एक आध गाना जाओ छोड़ के कि दिल अभी भरा नहीं। क्या बात, क्या बात। अभी बहुत राजनीति होनी है, किसी का दिल भरा नहीं है राजनीतिज्ञों का। जाके ठीक है। वोट करें दिल्ली वालों। ओके, बाय बाय। रोल चेक करें। ठीक बात। हाँ। तो ये शीश महल राजमहल वाली बहस पर बस एक आखिरी में एक लाइन है, एक घटना है मेरे दिमाग में, वो मैं कह के और फिर हम इसके दूसरे हिस्से पर बढ़ेंगे जो कि एडिशन और डिलीशन वाला मुद्दा है। उस पर रमन सर और स्मिता थोड़ा ज़्यादा हमें और डीप जानकारी देंगी। रमन सर ने जिक्र किया कि ये जो बहुत बड़ा खर्चा हुआ है, इसका एक बड़ा खर्चा जो अरविंद केजरीवाल के घर के आवास के ऊपर खर्च में सिक्योरिटी अपरेटस और इन सब चीज़ों पर बड़ा खर्च है। तो ये बदले हुए हालात की भी एक तस्वीर है। मुझे हमेशा मैंने किसी एक नेता की बायोग्राफी में पढ़ा था, ये जब जॉर्ज फर्नांडिस जनता पार्टी की सरकार में मंत्री थे, तो बहुत ही खाटी समाजवादी नेता थे। उन्होंने उनके ऊपर ये ठप्पा लगा था कि उन्होंने कोका कोला को इस देश से बाहर निकाल कर फेंका था, अमेरिकन कंपनी को। वो तो एक चीज़ है। तो उन तक खबर पहुंची कहीं से, वो रहते थे सुनहरी बाग रोड पर कहीं किसी बंगले में, उनको एज अ मंत्री उनको अलॉटेड था और वो वहाँ रहते थे। उनसे किसी ने, उनके कंस्टिट्यूंसी के कुछ लोगों ने शिकायत पहुंचाई कि उनके घर में सिक्योरिटी गार्ड आने जाने नहीं देता जब से वो मंत्री बने। हर ये वो जॉर्ज फर्नांडिस ने अपने हाथ में हथौड़ा लेकर सुनहरी बाग रोड के उस बंगले के गेट को तोड़ दिया था, और जब तक वो मंत्री रहे कभी भी उनके घर में गेट नहीं लगा। इसके बाद भी जब वो रक्षा मंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए वाली गवर्नमेंट में, उनके घर में बतौर रक्षा मंत्री रहते हुए भी कभी उनके घर के दरवाजे में लॉक नहीं लगता था। दरवाजा हमेशा घर का खुला रहता था। और इसका मैं खुद भी गवाह हूँ। एक बार जब आखिरी टाइम पे, एकदम आखिरी जाते जाते, जब 2004 के चुनाव से ठीक पहले हम लोग कॉलेज में इधर उधर पढ़ रहे थे, तो असाइनमेंट में उनके घर में कोई भी बेधड़क आ जा सकता था। उनके गेट, घर में रक्षा मंत्री रहते हुए भी कोई ताला नहीं लगता था। तो वहाँ से सिक्योरिटी कंसर्न की ये बदली हुई तस्वीर है। बहुत सारे जेन्युइन सिक्योरिटी कंसर्न भी हो गए हैं अब नेताओं के साथ, तो शायद उस तरह से। और
एक ये भी है कि नेताओं का अपना इकबाल कितना बुलंद है कि वो इतना ओपनली खुलेआम लोगों से मिलजुल सकें और रह सकें। ये भी उस पर एक रोशनी डालती है घटना। हम अगले विषय की तरफ अपने बढ़ें उससे पहले हमारे 2 सब्सक्राइबर्स के लेटर हैं, उसको पढ़ देते हैं, उस पर थोड़ा बातचीत कर लेते हैं क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स ही हमारी ताकत हैं। तो शार्दुल, पहला लेटर आप पढ़ना चाहेंगे? जी तो पहला लेटर है धीरज का। धीरज कहते हैं, आई वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन नॉस्फेरातु एंड ईगरली वेटिंग फॉर इट. नाउ आई नो इट्स अबाउट टू रिलीज ऑन 10th January. Did Shardul have early pass for this movie? Nonetheless, I am going to watch it this weekend. Recommendation or no recommendation? तो पत्र के लिए धन्यवाद धीरज. नो, मेरे पास अर्ली पास नहीं थे, बट मैं जो सिनेमा मुझे पसंद है उसमें मैं बहुत अच्छे से प्लग्ड इन हूँ. हॉलीवुड के एक फिल्म क्रिटिक मेरे दोस्त भी हैं, तो मुझे पता था ये मूवी अच्छी है, इसका बहुत तारीफ भी हो रही है. अगली चिट्ठी है वत्सल की. वत्सल लिखते हैं, हाल में एक पॉडकास्ट में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में आने वाले सालों में पानी की पूर्ति करने का अपना प्लान साझा किया. उनके मुताबिक यमुना पार के इलाकों की हाई वाटर टेबल, जो कि मानसून में अपने आप रिचार्ज होती है, पानी का एक बड़ा स्रोत साबित हो सकती है यदि उसमें अमोनिया और हार्डनेस हटाने का काम किया जा सके तो. लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार हरियाणा पंजाब भूभाग में वाटर टेबल का स्तर खतरनाक रूप से नीचे जा चुका है, क्योंकि भौगोलिक रूप से दिल्ली उस इलाके से कोई अलग नहीं. तो बोरवेल से पानी निकाल कर 24 घंटे पानी की पूर्ति का वादा पूरा करना तो दीर्घ काल में जल संकट को पैदा कर सकता है. साथ ही जहां तक मेरी जानकारी है, केंद्र सरकार ने कई राज्यों में यही फार्मूला लगाकर हर घर जल योजना चलाई थी, जिसके बहुत अच्छे नतीजे नहीं हैं. फिर भी मैं अपनी राय पक्की करने के लिए पहले हृदय जैसे एक्सपर्ट के विचार जरूर सुनना चाहूंगा कि इस प्रकार की योजना आखिर कितनी प्रभावशाली और वातावरण के अनुकूल है. तो ये लेटर हम वत्सल हृदय को जब अगली बार चर्चा में होंगे तब फिर से पढ़ेंगे और उनसे उनकी राय भी लेंगे. पर जी. ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है. जल संकट बहुत बड़ा संकट है और वास्तविक संकट है हम लोगों के सामने. महानगरों के अलावा आप छोटे-छोटे 2 टियर से भी गए, छोटे-छोटे कस्बों, शहरों, हर जगह ये समस्या आ रही है, खासकर गर्मी के महीनों में. तो इस पर हम और विस्तार से बात करेंगे. हम आई एम श्योर हृदय के पास कुछ न कुछ इससे जुड़ी डाटा होंगे, कुछ न कुछ रिसर्च होंगी, तो वो इसको और अच्छे से समझा जी, पाएंगे. और वत्सल एक चीज और, ये हरियाणा पंजाब ही नहीं, इसमें उत्तर प्रदेश का भी गैंजेटिक प्लेन्स का जो पूरा रीजन है, इसमें एक सरकार की रिपोर्ट आई थी मेरे ख्याल से 2017 में कि ये जो पूरा क्षेत्र है इसमें जमीनी, जो आप कह रहे हैं ना, अंडर वाटर ग्राउंड लेवल, अंडरग्राउंड भूगर्भ वाटर जो लेवल है, भूगर्भीय जल, हाँ. भूजल का स्तर बहुत तेजी से नीचे जा रहा है. दुनिया में सबसे तेजी से सूखा हो रहे क्षेत्रों में से ये एक बनता जा रहा है, क्योंकि वही ट्यूबवेल से और बोरवेल से पानी निकालने की आदत पड़ गई है. तो अब हम आगे बढ़ते हैं. हमारा अगला जो विषय है, वोटर लिस्ट में एडिशन और डिलीशन का मसला है और वो लगातार तूल पकड़ता जा रहा है. जब दिल्ली के इलेक्टोरल रोल्स 6 जनवरी को भी जारी हुए हैं, तब आम आदमी पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है. उसने आरोप लगाया है कि बहुत सारे इलाकों से, बहुत सारे विधानसभाओं से बहुत सारे वोट्स हटा दिए गए हैं, बहुत सारे नए वोट जारी किए गए, जोड़े गए हैं. और इसमें एक संदेह पैदा होता है कि ये किसी स्कीम के तहत किए जा रहे हैं. हमारी जो रिपोर्ट है, जो कि सुमेधा ने की है, सुमेधा ने चांदनी चौक, फर्रुखाबाद और मेरठ, ये 3 कंस्टिट्यूंसीज़ में कुछ बूथ को बहुत बारीकी से ऑब्जर्व किया. वहाँ पर जाकर एक-एक चीज़ों को खंगाला और पाया कि कुछ गड़बड़ियाँ हैं, जो कि इलेक्शन कमीशन के हिस्से में जाती हैं और उसको सही करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ही एड हॉक तरीके से कुछ लोगों को इलेक्टोरल रोल से बाहर कर दिया जाता है, एड हॉक तरीके से. और उसमें उन्होंने बीएलओ से बात की है, पोस्टमैन से बात की है. वो लोग कहते हैं कि उनके पास बड़ी संख्या में ऐसे लोगों के कार्ड आ गए जो कि कोई लेने वाला नहीं, क्योंकि वहाँ कोई पता एग्जिस्ट नहीं करता. ये सारी चीज़ें हैं. तो सुमेधा, सबसे पहले आपसे हम बात शुरू करना चाह रहे हैं कि ये जो पूरा आप रिपोर्ट कर रही थी, इस दौरान जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आपकी नज़र में आई, अगर कुछ बुलेट पॉइंट्स में, क्योंकि ऐसे तो बड़ी स्टोरी है, उसको पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है कि पूरी रिपोर्ट लोग पढ़ें और जानें, फिर भी बुलेट पॉइंट्स में कि क्या वो चीज़ें हैं जो बताती हैं कि ये एक लार्जर गड़बड़ी का बायस भी हो सकता है और पूरे जो अभी लोकसभा चुनाव बीते हैं उसमें भी हम और भी सीटों में ऐसी चीज़ें पा सकते हैं. आई थिंक इसके लिए हमें पूरा एक किस इलेक्शन में किस हद तक हो रहा है उसके लिए तो हमें डेटा देख के इसके बारे में बात कर सकते हैं. मतलब लोकसभा में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, हरियाणा में कितना हुआ या दिल्ली इलेक्शंस में कितना होगा. सो आई थिंक मैं किसी पर्टिकुलर इलेक्शन पे तो नहीं कमेंट कर पाऊंगी, बट एक चीज़ ये है कि
इस सीरीज से जो सामने आया वो एक देयर आर सम लूप होल्स जो है एक इलेक्टोरल सिस्टम में है हमारे, कि आपका डिलीशन का इलेक्शन कमीशन का खुद का रूल है कि एक नोटिस जाना चाहिए वोटर को जब उनका वोट कटेगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत बार इस चीज़ के ऊपर जजमेंट्स दिए हैं कि एक वोटर का हक है वो जानना। हमने देखा अपनी रिपोर्ट में कि वो नोटिस मिलते नहीं हैं। दूसरी चीज़ जो हमने देखा कि वो नोटिस मिलते भी हैं तो इंग्लिश में मिलते हैं, तो दूर दराज किसी गांव के अंदर जिनको इंग्लिश नहीं आती है या जो कोई इलिटरेट वोटर है तो वो कैसे उसको समझेंगे। और ये चीज़ हमें खुद CEO यूपी ने बताया कि पूरे इंडिया में इंग्लिश में भेजे जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा लूप होल है सिस्टम का। दूसरा है कि इलेक्शन कमीशन बोलता है कि जो SDM है, जो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर होते हैं, उनको जैसे किसी भी बूथ पे 2% से ज़्यादा डिलीशन होगा उसका क्रॉस वेरिफिकेशन खुद से करना ही करना है। डोर बट टू डोर जाके नहीं, डोर टू डोर नहीं, मतलब BLO से बात करके, Okay. सुपरवाइजर से बात करके डोर टू डोर के लिए 1% टोटल डिलीशंस का करना है। ओके तो अब वो कितना फॉलो हो रहा है, क्या Ground इलेक्शन पे। कमीशन उसका कोई रिपोर्ट तैयार करता है या नहीं करता है। तो एक ये बहुत बड़ा लूप होल है जो सिस्टम में एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। तीसरा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बोलता है 2% से ज़्यादा डिलीशन या 4% से ज़्यादा एडिशन जो है एक रेड फ्लैग है, एक कॉशियस लिमिट है, क्योंकि ये हमारे पॉपुलेशन ग्रोथ से मैच रेट ऑफ इंक्रीज इन वोटर जो होता है वो हमारे इंक्रीज इन पॉपुलेशन से मैच होना चाहिए। तो क्या इलेक्शन कमीशन इस चीज़ का एक पूरे इंडिया का डेटा मेंटेन करती है कि कोई बूथ का कि हाँ इस बार इस इलेक्शन में इस बूथ पे हमारे पास 50 या 60% से ज़्यादा डिलीशन हुए। तो अशोक लवासा जी जो फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर है उन्होंने हमें खुद बताया कि ऐसा इलेक्शन कमीशन नहीं करती है। मतलब एक ये चीज़, एक सिंपल सी चीज़, एक बहुत टेक्निकलिटी आप एक सॉफ्टवेयर बना के आपको इम्प्लीमेंट की जा सकती है। तो इलेक्शन कमीशन को कुछ आए मेरी नज़र में जो सामने उनको नहीं पता कि किस बूथ पे कितनी डिलीशंस हो रहे हैं। उनके पास एक रेड फ्लैग्स पहले ही आ जाए ताकि वो पहले से सतर्क हो जाए। एक चीज और मेरे दिमाग में आई, नज़र में आई, जो आपकी स्टोरी से गुजरते हुए, वो ये कि जो एडिशन करने का फॉर्म है या डिलीशन के लिए जो फॉर्म सबमिट होता है इलेक्शन में, वो कोई भी तीसरा आदमी दे सकता है। ये एक बड़ा लूपहोल की तरफ इशारा करता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के तहत जाए और कुछ लोगों के डिलीशन का फॉर्म जमा करवा दे या एडिशन के फॉर्म जमा करा दे तीसरे आदमी के लिए। ये कितना बड़ा ग्लिच है सिस्टम में कि बेहतर ये ना हो कि इलेक्शन कमीशन का अपना सिस्टम रोबस्ट हो कि वही डिलीशन करेगा, वही एडिशन करेगा। अब बिल्कुल बिल्कुल आपने जैसे बताया सर कि इलेक्शन कमीशन बोलता है कि ये हमने एक बूथ लेवल रिप्रेजेंटेटिव्स हर पॉलिटिकल पार्टी रख सकती है। ये उन्होंने एक इम्प्लीमेंट किया टू मेक इलेक्टोरल रोल्स मोर हेल्दी, ताकि BLO से कहीं कुछ चूक हो जाए तो वो चीज़ मिस ना हो। उन्होंने ये चीज़ पॉलिटिकल पार्टीज पे डाल दी। आज के टाइम पे ये हो रहा है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनमें से सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी है जो इतनी एक्टिवली कर रही है, एक्टिवली बूथ लेवल रिप्रेजेंटेटिव रख रहे हैं। जैसे मेरठ के अंदर कुछ 2500 बूथ हैं और उधर भी बीजेपी के भी सिर्फ 1250 बूथ्स पे BLAs हैं। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के BLAs ही नहीं है। तो एक रीज़न ये भी है कि बीजेपी बहुत डिसिप्लिन्ड है, वो नॉन इलेक्शन मोड में होके भी इलेक्शन लड़ रही होती है। दूसरी इसकी वजह ये है कि उनके पास उस तरीके के रिसोर्सेज और पैसा भी हैं जो बाकी की पॉलिटिकल पार्टीज के पास नहीं है। तो जब मैंने इलेक्शन कमीशन से ये चीज़ पूछी कि आपको नहीं लगता है कि सिर्फ इसका फ़ायदा क्योंकि सिर्फ BLA सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी रख रही है तो आपका इलेक्टोरल रोल उस तरफ थोड़ा एक स्क्यूड झुक जाएगा, हाँ। बिल्कुल लॉपसाइडेड हो जाता है। तो उस पे इलेक्शन कमीशन ने बोला खाली इलेक्टोरल रोल्स को साफ रखने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, उनकी भी है। अगर ये क्या बात हुई, इतना बड़ा ये उनका इंस्टीट्यूशन है ऑफिशियल इंडिपेंडेंट। रिस्पॉन्ड था कि अगर वो लोग इस चीज को लेके सतर्क नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। इलेक्शन तो ये कमीशन ये ब्लॉक नहीं कह लेवल सकता। ऑफिसर्स हैं, बूथ लेवल नहीं बूथ लेवल नहीं, मैं BLO बात कर रहा हूँ इलेक्टोरल ऑफिस। हाँ SDM जो होते हैं एसडीएम उस एरिया के। तो नहीं ये SDM जो authority है। जो घर घर जाके करते हैं BLO बीएलओ BLOs, तो ये एडहॉक एम्प्लॉइज होते हैं या ये परमानेंट ये एम्प्लॉइज? डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट। किसी स्टेट में सेमी गवर्नमेंट होता है, किसी में गवर्नमेंट होता है। जैसे दिल्ली के अंदर मैंने देखा ज्यादातर आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, यूपी के अंदर मैंने देखा ज्यादातर प्राइमरी स्कूल टीचर्स हैं। तो तो होते ये गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट होते हैं गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट? जी। एक और डोमेन इससे खुल जाता है। हमारे यहाँ करप्शन है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे, लेकिन हमारे यहाँ करप्शन एक सच्चाई है। बिल्कुल। और वो करप्शन BLO के लेवल पे भी हो सकता है कि BLO को भी कोई पार्टी सक्षम है तो मैनिपुलेट कर सकती है, खरीद सकती है। ये भी एक मैं जो इसको फुल प्रूफ बनाने के रास्ते में जो चीज़ें हमें बिल्कुल। ध्यान रखनी चाहिए। नहीं, आप इसी इलेक्शन को ले लीजिए, सिस्टम देखिए सिस्टम कैसे काम किया है।
इलेक्टोरल ऑफिसर, दिल्ली इलेक्टोरल ऑफिस कहता है कि हमने बहुत मतलब कि अच्छे तरीके से पूरा राउंड द क्लॉक साल में काम करके हमने रिवाइज की है लिस्ट। नवंबर में या अक्टूबर में जी जी उनकी लिस्ट आती है, ठीक है जी। जी अब उसके बाद कि और भी जिसको किसी को ऑब्जेक्शन है या किसी को कंप्लेंट है या किसी को करना है वो और भरे। ये पहला काम खत्म होता है अक्टूबर या नवंबर में, जब भी उनकी पहली लिस्ट आती है। जो सालों साल काम करते रहते हैं, पूरे 5 साल तक काम करते रहते हैं, जिसमें रिवीजन भी है उसमें है। तो उसमें जितना भी रिवीजन हुआ जितना हुआ, अब उस रिवीजन और उसके बाद नवंबर में ये होता है, दिसंबर और जनवरी 6 तक 3 लाख से ऊपर और एप्लीकेशन आ जाती है। 3 लाख से ऊपर, 3.5 लाख 4 लाख फॉर एडिशंस, ठीक है, और आ जाती हैं। और कुछ डिलीशंस की भी आती हैं। ठीक बात। मतलब कि आपने ये चलो अनयूजुअल लगता चलो है। चलो आपने ये भी इसका भी क्या तरीका होना चाहिए। अब मैं आपको एक और छोटी यूनिट लेता हूँ, न्यू दिल्ली में 13,000 ऑड एप्लीकेशंस आई हैं एडिशन की। अच्छा। और 3,500 Deletion की। एप्लीकेशन आई है डिलीशन की बिटवीन दिसंबर 25 से जनवरी 6 तक अब बताइए 10 दिन के अंदर में इतने बड़े पैमाने पर आ रहे में ये आई हैं। 13,000 और 3,000 16 अगर कर लें, 1 लाख टोटल वहां पे वोट है। और 16,000 तो इसमें ये हो रहा है। 16% का Addition, ये आ deletion गया आ रहा है एडिशन डिलीशन। 2% पे आपको वो नोटिफिकेशन जो भी इसका आपको है, BLO ऑफिसर जाना पड़ेगा। प्लस केजरीवाल उस सीट पे 5,000 वोटों से जीता था पिछले साल। 20,000 20,000 से 5,000 से 20,000 कुछ वोट। हाँ, आज 5% से। वोट शेयर नहीं मालूम, बट 20,000 वोट 20,000 कुछ वोट से हाँ। जीता था। तो अब आप देखें कि एंटी इनकम्बेंसी आप मान लें, और प्लस ये जो अगर ये नहीं, बहुत बड़ा अच्छा, नंबर है। इसके बाद दिल्ली इलेक्टोरल ऑफिसर जनवरी 6 को दोबारा से एक निकाल के लेकर आती है, लेकिन वो ये नहीं बोलती है कि हमने 13,000 डिस्पोज ऑफ कर दिए हैं, हमने 3,000 जो एप्लीकेशन आई थी डिलीशन के लिए वो भी डिस्पोज ऑफ कर, वो नहीं बोला। तो वो आखिरी मोमेंट तक जब तक जब आप 5 तारीख को जब वोट पड़ेगी तब वो कहेंगे कि हमने और कितने एडिशन किए, ये कर दिए, तब तक आपके हाथ से निकल चुका होगा। हाँ, वोट पड़ चुकी हैं, आपकी विक्ट्री घोषित कर दी जा चुकी है, और उसके बाद आप बता रहे तो मामला एकदम से डाइल्यूट हो जाता है। ठीक बात है। आई थिंक इसके बारे में हमें कितना दिल्ली के अंदर एडिशन डिलीशन हुआ ये 17 जैन को पता चलेगा, क्योंकि वो लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन है। बट इसके अंदर अब एक चैलेंज है। अब जैसे रमन सर ने बताया कि वो हमें मतलब इसका रेट्रोस्पेक्ट में इसको देखा जा सकता है इस चीज़ को। एक ये चीज़ है कि अब इसका डेटा निकालना भी पत्रकारों के लिए भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप इलेक्टोरल रोल को डाउनलोड करना, इसमें कैप्चा होता है, बहुत फिर वो 10 मुश्किल कर रखा है, डाउनलोड करते हैं। मतलब ये डेटा के मतलब इलेक्शन कमीशन सिर्फ पूरे दिल्ली का डेटा मुझे एक देता चीज है समझ में हमेशा। नहीं आता, ये इलेक्शन कमीशन इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है, इससे ये सारे सवाल, ये बेसिक चीजें समझ में नहीं। महाराष्ट्र का जिक्र मैं यहाँ पे करना चाहूंगा अपने दर्शकों की जानकारी के लिए कि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव से विधानसभा चुनाव के बीच में 40 लाख एडिशन हुए हैं। 40 लाख 6 महीने के अंदर, जहां पर नतीजे एकदम उल्टे थे लोकसभा में और विधानसभा में एकदम उल्टे नतीजे आए हैं। ये बहुत गंभीर सवाल और आपका कॉन्ट्राडिक्शन आप देखेंगे, जैसे दिल्ली में कहते हैं कि 2 से 3 लाख का है कि एवरीडे लोग आते हैं जाते हैं, ये आते हैं जाते हैं, ये नहीं कि वो रह जाते हैं, ऐसा नहीं है, आते हैं जाते हैं। तो अगर महाराष्ट्र में देखेंगे तो वहां पे कंप्लीट कॉन्ट्राडिक्शन होगा कि 40 लाख आपके 6 महीने में कहाँ से आ 6 महीने में कहाँ से आ सकते हैं। और अगर वो 40 लाख 40 लाख सेटल हो गए वहां पे, अगर यूजुअल होता तो वो लोकसभा में क्यों नहीं थे? लोकसभा से पहले आपने क्या किया, वो डाटा दिखाएं आप, तो 2 मिनट में साफ हो जाएगा। तो ये इतनी बड़ी गंभीर स्थिति है, इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है, ये कहना उसका ये बहुत ही मतलब मुझे लगता है कि बहुत निराशाजनक है, और इलेक्शन कमीशन की पूरी अथॉरिटी को बहुत अंडरमाइन करता है कि इलेक्टोरल रोल की सैंक्टिटी को मेंटेन करना सिर्फ उसकी जिम्मेदारी, सिर्फ और सिर्फ उसी की जिम्मेदारी है। ये आखिरी लाइन नीचे शार्दुल आपकी बात, और फिर बहुत छोटी छोटी 2 बातें। एक तो जब हम ये रिपोर्ट बैक एंड पे देख रहे थे, एडिट कर रहे थे, तो उसमें एक बात एक सीनियर अफसर ने बोली कि कई बार BLO, आई थिंक वो चांदनी चौक वाले में था, BLO कई बार अशिक्षित भी होते हैं। हाँ। तो ये अपने आप में बड़ी अजीब सी चीज। अगर BLO पूरे इलेक्टोरल रोल को देख के जा रहा है और वो अशिक्षित है, तो वहाँ गड़बड़ वैसी हो जाती है। और उसमें
उस एक केस में अब तो रिपोर्ट पब्लिश हो गई है तो मैं कह सकता हूँ उस एक रिपोर्ट में क्या हुआ कि जो मरा था उस घर में जो मृतक था उसका नाम तो बचा रहा इलेक्टोरल रोल में, जो जिंदा था उसका कट गया। डिलीट कर दे। हाँ, ये तो हमारी ये रिपोर्ट में आया। मतलब ये मूर्खतापूर्ण गलतियां हैं। और उसमें फिर बात क्या आई थी कि जितने भी ये बीएलओ होते हैं उनके लिए खासकर, जैसे आप किसी भी प्रदेश में देख लें, जैसे सुमेधा ने बताया अलग अलग प्रदेश में अलग अलग है, आमतौर पे टीचर्स की और आंगनवाड़ी वर्कर्स की, इस तरह के लोगों की ड्यूटी लगती है। तो ये उनके लिए एडिड ड्यूटी है, अपने काम से अलग काम है। और आप देखिए हमेशा वो लोग आपके जानकारी में, मित्र सर्कल में या रिश्तेदारी में हो, ये उनके लिए सरदर्द होता है क्योंकि उन्हें अपने काम के अलग ये करना पड़ रहा है। और ये पूरे साल का काम है जो भाजपा कर रही है, लेकिन इलेक्शन कमीशन नहीं कर रहा। तो आप डेडिकेटेड लोग हायर कीजिए और उनकी जवाबदेही फिक्स कीजिए। और इस काम को एक लगातार प्रोसेस, जब इस देश में चुनाव का प्रचार, प्रधानमंत्री देखिए हमेशा चुनाव प्रचार के लिए ललायित रहते हैं, है ना। चुनाव का प्रचार और चुनाव जब एक ऑन गोइंग प्रक्रिया है इस देश में, तो उसके लिए आप एक डेडिकेटेड टीम हायर कर लीजिए ना हर जगह, जो इसको करेगा, और जवाबदेही फिक्स कीजिए। लेकिन वो ये फिर नौकरी देनी पड़ेगी जो सरकार देना नहीं चाहती। इसके अलावा ये वाला जो सिस्टम है, आप पॉलिटिकल पार्टियों के ऊपर यार वेस्टेड पार्टी है, जो इंटरेस्टेड पार्टी है, उसके ऊपर आप वो एडिशन डिलीशन की जिम्मेदारी कैसे सौंप सकते नहीं, हैं? इसमें एक नुक्ता और है ना अतुल, जब आप इसे एडिड ड्यूटी की तरह या किसी और को फ्रेंचाइजी देते हैं तो आप उसमें ह्यूमन एरर का फैक्टर डाल देते हैं, क्योंकि वो बेमन से करेगा और ना। फिर उस व्यक्ति पे डिपेंड करेगा कि वो कितना अपने आप से, मतलब कितना ईमानदार है वो काम करने में। कोई आदमी भले ही वो बेईमान ना हो किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, वो उसे केवल ऐसे ले रहा है कि झंझट है काम को, तो वो ध्यान से नहीं करेगा। जैसा कि चांदनी चौक में दिखा। आप सीधे अकाउंटेबिलिटी फिक्स करो, उसको काम दो, तो आपकी बेरोजगारी की समस्या का भी हल होगा और इलेक्टोरल रोल की। अब ये सिंपल सी बात हम जैसे अनपढ़ लोगों को समझ आती है, तो ये बड़े बड़े चीफ सेक्रेटरीज को क्यों नहीं समझ आती? महाराष्ट्र पर नजर रखिए, 40 लाख। हाँ सुमेधा, इसमें बस एक चीज़ और है एडिशंस के ऊपर। एडिशंस बहुत स्मार्ट तरीके से हो रहे हैं, मतलब इसमें इलेक्शन कमीशन ने हमारी स्टोरी में खुद माना। हमने देखा मेरठ के अंदर 2 बूथ्स पे 27% फेक वोटर्स थे। वो कैसे? 96 वोटर्स ऐसे थे जिनका एड्रेस लिखा हुआ था उत्तर प्रदेश, झुग्गी, नया, या फिर एड्रेस में कुछ लिखा ही नहीं हुआ था। और कुछ 200 वोटर्स आरएचए कॉलोनी में रजिस्टर्ड थे, जो कॉलोनी है ही नहीं। सो अब इलेक्शन कमीशन साफ बोलता है कि अगर आपको अपना वोट बनवाना है तो आपको अपना आइडेंटिटी प्रूफ देना है, एक रेजिडेंशियल प्रूफ देना है, और अब आपके आधार से भी उसको लिंक करते हैं वो लोग। सो जब इतना सब आप डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, तो ऐसे वोटर्स जिनका कोई एड्रेस है ही नहीं, वो कहाँ से आ जाते हैं? तो जब हमने इलेक्शन कमीशन से इस बारे में, इलेक्शन कमिश्नर से पूछा, तो पहले तो उन्होंने बोला आप सीईओ यूपी से बात कीजिए। हमने उनसे बात की तो उन्होंने बोला कि ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरठ में नहीं रही है, ये पूरे यूपी में बन चुकी है कि ऐसे वोटर आ जाते हैं जिनका कोई एड्रेस ही नहीं है, वो इसका रजिस्टर मतलब हो है जाते कि हैं। जो भी इंटरेस्टेड पार्टी है उसमें वो खेल कर रही है, वो हाँ। गड़बड़ियां कर रही है। और एक ये तो बार आपको वो समझ आ जाना, जाए, आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। बिल्कुल। और अगर एक बार वो वोटर आ जाए तो वो इलेक्शन कमीशन का कोई मैकेनिज्म नहीं है कि हम उनको डिलीट करने डिलीट का। कर दें। तो वो बोल रहे हैं कि अगर वो आ गए तो हमारे पे एक तरीके से उन पे लायबिलिटी बन गया है, तो हम वो उनको डिलीट रोड भी नहीं कर दिलाओ। सकते। रमन सर, कोई जब ये आखिरी रिपोर्ट- कमेंट इस पर पूरे? सॉरी, जब ये हाँ। रिपोर्ट एडिट हो रही थी तो मैं मेरठ में पला बड़ा हूं, तो सुमेधा और हमारी बात हुई थी, और अबान जो हमारे डेस्क एडिटर में हम कहता बहुत है, परेशान। इस एरिया में मैं बंक मारा करता था, इस कॉलोनी का तो कभी नाम भी नहीं सुना, ये कौन सी कॉलोनी आ गई? पूरी की पूरी कॉलोनी है। राइट, एरिया में उसका कभी नाम राइट हैंड सोसाइटी है, आरएचएस। राइट हैंड सोसाइटी, आरएचएस। पूरी की पूरी RHA कॉलोनी बसा दी। RHA। अच्छा, वो अरे राइट हैंड एसोसिएशन है वो। रमन सर, पूरी की आपकी पूरी आखिरी comment। कॉलोनियां बसा रखी हैं जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। नहीं, मैं तो बहुत क्लियरली देख रहा हूँ कि इंस्टीट्यूशंस वीक हो गई हैं बहुत ज़्यादा। सारी की सारी सेंटर से अलाइन हो गई हैं, पॉलिटिकल हो गई हैं, पॉलिटिकली अब्यूज्ड हो गई हैं। तो मुझे तो पता नहीं कहाँ से हम काफ़ी पीछे ले गए हमें। तो इंस्टीट्यूशन का इंपॉर्टेंस बहुत है ना डेमोक्रेसी बहुत में, ज्यादा। खासकर हमारे जैसे इतना बहुत डाइवर्स और वो है उसमें, अगर वो ये robust क्वाजी नहीं है, जुडिशियल बॉडी है, ये इसकी अपनी एक सैंक्टिटी है। वही एक हाथ बार खड़ा कर टीएन दे। सेशन ने अच्छों को खड़ा कर दिया था, Yeah. प्राइम मिनिस्टर को लाइन में खड़ा कर दिया, सबको कर दिया था। Yeah. तो अभी भी ये लोग कर सकते हैं, लेकिन अब क्या करें? Yeah. तो समझ में नहीं आ रहा। मतलब अभी हम लोग क्या कर सकते हैं एज जर्नलिस्ट? हम तो हाईलाइट कर सकते हमने हैं। किया। काम करना तो अब इसके बाद सुमेधा इंस्टीट्यूशन ने का काम किया, है। और अभी हम और आगे करेंगे। राइट। तो ये हमारी आज की जो बातचीत थी उसका एक मुख्तसर सा वो था
कि किस तरह से चीज़ें हो रही हैं, इंस्टीट्यूशनल जो डीके है जिसके रमन सर इशारा कर रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। एज अ जर्नलिस्ट हम यही कर सकते हैं कि हम चीज़ों को उजागर करें। एज एन इंस्टीट्यूशन इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी है कि वो उन चीज़ों को मजबूत करे जिससे कि पूरे देश की डेमोक्रेसी डिपेंड करती है, जिस पर उसकी निर्भरता है। और हमारा एक छोटा सा अपील आपसे है कि अब हमने छोटे कई सारे सब्सक्रिप्शन के पैकेज शुरू किए हैं। आपको एक QR कोड मिलेगा यहाँ पर, जिससे आप हमारे न्यूज़ लॉन्ड्री के जो कम कीमत वाले सब्सक्रिप्शन के पैकेज हैं वो भी उसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आप ज़रूर ये मदद हमें करें, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से ही न्यूज़ लॉन्ड्री अपनी पत्रकारिता कर पाता है, पब्लिक इंटरेस्ट का जर्नलिज्म कर पाता है। हमारा ये मानना है कि किसी भी तरह से जो विज्ञापन आता है वो सरकारों और कॉरपोरेशन के ज़रिए, वो मीडिया की जो आज़ादी है या उसकी जो इंडिपेंडेंस है उसको प्रभावित करता है। तो सब्सक्रिप्शन बेस्ड मीडिया अगर होगा, जिसमें इसके दर्शक, इसके नागरिकों का हिस्सा होगा, उनकी हिस्सेदारी होगी, तो मीडिया शायद थोड़ा ज़्यादा आज़ादी और ईमानदारी से काम कर पाएगा। आखिर में हम रिकमेंडेशन की प्रक्रिया पूरी करेंगे। शार्दुल, क्यों ना आपसे शुरुआत की जाए। ठीक है, तो पहला रिकमेंडेशन मेरा है वो प्रतीक की जिस रिपोर्ट का मैंने जिक्र किया था मुकेश चंद्राकर को लेकर, वो हिंदी में और अंग्रेजी दोनों में अवेलेबल है, आप पढ़ें जी। और देखें कि पत्रकारों को, हम तो फिर भी एक तरीके से प्रिविलेज हैं क्योंकि हम दिल्ली में रहते हैं, छोटी जगहों पर और मुश्किल कंडीशन में पत्रकारों को किन किन चीज़ों से जूझना पड़ता है रोज़मर्रा के स्तर पर। बाकी एक और फिल्म, पिछले हफ्ते हम फिल्मों की बात कर रहे थे, तो ऐसा नहीं है कि मैं फिल्में नहीं देखता, ये धारणा बना दी गई है, तो मैं उसको तोड़ना चाहता हूँ। तो मेरी एक और पुरानी फिल्म है जो मुझे राजा बाबू, मुझे गोविंदा से नफरत है, मैं आज तक पिक्चर नहीं देख पाया पूरी एक भी। तो मुझे लगा यार राजा बाबू से बेहतर क्या। मुझे दूसरी और तीसरी जो दो ही फिल्में तो मुझे अच्छी लगती है, राजा बाबू, दूसरा नमक हलाल अमिताभ। वो आपकी पसंद है, ये तो सब्जेक्टिव मामला है। तो मुझे पसंद आई थी लम्हे, यश चोपड़ा वाली, वो भी मैं छोटा ही था जब आई थी। तो जब मैंने एक दो पिक्चरें मुझे पसंद आई थी तो मेरी माँ ने कहा था तो इतना भी गया हुआ केस नहीं है, क्योंकि मुझे बाकी मेन स्ट्रीम पिक्चरें अच्छी नहीं लगती थी। और तीसरा, आज हमने शुरू में कविता और वो सब बात करी, और तो एक वसीम बरेलवी की किताब है मौसम अंदर बाहर के, उनकी कविताओं और नज़मों की। क्या बात है। वो ये 3 मेरे रिकमेंडेशन है। रमन सर, आप क्या रिकमेंड करेंगे। अपना तो सारा इन हाउस रिकमेंड करूंगा मैं। प्रतीक की स्टोरी, ये जर्नलिस्ट जो मुकेश चंद्राकर जर्नलिस्ट है, जी, हाँ, जी। उसकी डेथ के बारे में अच्छी रिपोर्ट है। दूसरा, सुमेधा की स्टोरी, चारों पार्ट्स आ गए हैं, तो वो आप पढ़िए और उसके ऊपर हम और काम करेंगे। और ये थर्ड सीरीज हमारा जारी रहेगी हमारी। जो अभी काफ़ी लोग इस पे रिएक्ट भी कर रहे हैं, हमारा जो एयर पोल्यूशन पे कैंपेन चला हुआ है जी, ये, इसकी इसको रिपोर्ट्स मैं आप recommend देखें। करूँ। इसकी इसके 5-6 रिपोर्ट्स आ चुकी जी। हैं, वीडियो और टेक्स्ट। तो अभी मैनी मोर आर इन द पाइपलाइन। ये 1 साल तक चलेगा। और ये सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा यही है, जो लोग सुबह सैर करने जाते हैं, मैं परसों गया था, आई वाज चॉकिंग। बड़ा मुश्किल है, जी, बहुत ही मुश्किल है। इतना चौक किया मैं, एक 5 खराब है, पोल्यूशन बढ़ा किलोमीटर, हुआ है। बहुत पोल्यूशन बढ़ा हुआ है। जी, अब कैसे आप इसमें, तो हम इसके साइंटिफिक एस्पेक्ट, पॉलिटिकल एस्पेक्ट, इकोनॉमिक एस्पेक्ट सभी के सभी निकालेंगे ठीक। और आप 1 साल में और आपके लिए लेकर आएंगे। सुविधा, आपका रिकमेंडेशन अपनी स्टोरी छोड़ के। एक तो है सागर का स्टोरी, कैरावैन से। उन्होंने 2019 में एक आम आदमी पार्टी पे रिपोर्ट किया था कि कैसे अलग अलग कास्ट के, कम्युनिटी के लोग आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स बन के आ रहे थे, कीपिंग देयर आइडियोलॉजी असाइड, बिकॉज उनको एक गुड गवर्नेंस की पार्टी चाहिए थी। सो आई थिंक वो रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब ये इलेक्शन इसी का एक रिजल्ट देंगे कि गुड गवर्नेंस वर्सेस कास्ट और कम्युनिटी की पॉलिटिक्स कहाँ है यहाँ पे। तो वो एक रिपोर्ट है। एंड सेकंड इज लाइक प्लीज सब्सक्राइब टू न्यूज़ लॉन्ड्री। कि आई मीन हम लोग ये स्टोरी कर पाए बिकॉज आई रिमेंबर हम जब लोकसभा इलेक्शंस खत्म हुए थे, हमने रमन सर से बात की थी, एंड रमन सर ने मुझे एक ही चीज़ कहा था कि मुझे कुछ ही सेड या शी सेड नहीं चाहिए, मुझे स्टोरी चाहिए इसके ऊपर, और ऐसा होना चाहिए, उसमें डेटा बहुत जरूरी होना चाहिए। एंड ही आल्सो गिव मी अ लॉट ऑफ टाइम टू डू दिस स्टोरी। तो आई थिंक वो इसीलिए उसका हमने थोड़ा इस्तेमाल गलत नहीं किया, पूरा सही उसका उपयोग किया, क्योंकि स्टोरी अच्छी आई है। तो
वो 3 महीने मतलब बाकी न्यूज़ रूम्स में इस तरीके का लग्जरी नहीं मिलता है। सो पर आप ये ध्यान प्लीज रखें कि सब्सक्राइब। ये रिपोर्ट्स कितना टाइम और कितना रिसोर्स लेती हैं, ये स्टोरी उसका एक रिफ्लेक्शन है कि अच्छी रिपोर्ट्स, ग्राउंड रिपोर्ट्स के लिए कितना वक्त लगता है, कितना समय देना पड़ता है, कितना मेहनत करनी पड़ती है। मुझे भी याद है इस स्टोरी में कम से कम एक स्टोरी के 20-20 ड्राफ्ट बने ताकि ये पूरी तरह से फुल प्रूफ हो। हम कहीं से भी गलत नहीं होना चाहते। हमारा तथ्यों को लेकर, फैक्ट्स को लेकर, फैक्ट की सैंक्टिटी को लेकर हमारा पूरा कमिटमेंट है और उससे कोई कंप्रोमाइज़ हम नहीं कर सकते। कोई उसमें लूज़ वो नहीं होना चाहिए, कोई लूप होल नहीं होनी चाहिए, ये ताकि एक सही और रिपोर्ट जाए जिस पर फिर आगे बातचीत हो। तो उस लिहाज से ये रिपोर्ट हमारे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये पूरी सीरीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। इतना बढ़िया लोगों के रिकमेंडेशन है। इसके बाद मैं बहुत छोटा सा एक रिकमेंडेशन दे के और आज की चर्चा लोगों को के पैनल के भी नहीं, लोगों के। अरे यार स्मिता है ही नहीं है, आधा पैनल चला गया हमारा। तो एक डॉक्यूमेंट्री है हॉटस्टार पे, डिज्नी हॉटस्टार पे, शुगर केन के नाम से मैंने देखी। उस बहुत ही अच्छी डॉक्यूमेंट्री, बहुत ही मतलब कहें कि इमोशनल, बहुत मार्मिक है। ये स्टोरी है दुनिया में अलग अलग समय पर कितनी क्रूरताएं रही हैं उसको दिखाती है शुगर केन। आप नॉर्मली हम लोग को जब मास लेवल की क्रूएल्टी की बात आती है तो कोई किसी को हिटलर याद आता है, ईदी अमीन याद आता है, अलग अलग जो बड़े बड़े वो हुए हैं अंग्रेज। नहीं, जो डिक्टेटर हुए हैं उनकी याद आती है। और शुगर केन है ये कनाडा, नॉर्थ अमेरिका के ऊपर बनी हुई है। नॉर्थ अमेरिका में जो नेटिव लोग थे, नेटिव अमेरिकन्स थे, उनको भी वो इंडियंस ही कहते थे क्योंकि वो एक वर्ड ही है उनके लिए, स्लैंग ही था इंडियन। तो क्वेश्चन टू सॉल्व इंडियंस इन कनाडा, वो पॉलिसी थी। उनको कैसे सुधारना है, उस समस्या से कैसे मुक्ति पानी है। सेम यही चीज़, एक ऐसी पैटर्न की कार्रवाइयाँ आपको ऑस्ट्रेलिया में वहाँ के नेटिव ऑस्ट्रेलियंस के लिए भी अंग्रेजों ने की थी। और इंडिया में उनको आपको ट्राइबल्स के बारे में ट्राइबल्स के बारे में। नहीं, ठीक तो है। ये शुगर केन उसी पर है कि कनाडा में कितने बड़े पैमाने पर लोगों को, और उसमें उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने स्कूल्स बना दिए थे, रेजिडेंशियल स्कूल। तो सारे बच्चों को पैदा होते ही उठा के उन रेजिडेंशियल स्कूल्स में डाल दिया जाता था और फिर उनको, उनके साथ इतनी यातनाएं होती थी कि वहाँ पर मास ग्रेव्स हैं उन स्कूलों के पास जिसमें उनको दफनाया, क्योंकि उनको, उनकी लाइफ इतनी ज़्यादा हेक्टिक और इतनी वो थी कि कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाता था। तो उन स्कूल्स के आसपास वो मास ग्रेव्स बनी है जिसमें उनको दफना दिया जाता था। तो उसके जो सर्वाइवर्स हैं उनसे बातचीत है, वो डॉक्यूमेंट्री में शुगर के नाम से, वो आप लोग अगर समय हो और इच्छा हो तो देखें ज़रूर। और इसके साथ हम आज की अपनी चर्चा को यहाँ पर रोकेंगे। सुमेधा, स्मिता, रमन सर, शार्दुल, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर आज एस सवर्ण की बहुत बहुलता है। सुमेधा, स्मिता, शार्दुल, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बाय बाय। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।